हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम आपकी डेट्स ऑलमोस्ट अनाउंस हो ही चुकी है। मोस्ट एक्सपेक्टेडली 10th और 12th फेब के आसपास से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स एकदम आ ही चुके हैं, आपके हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुके हैं होपफुली, और चल रहे होंगे या कुछ जगहों पे अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है ख़त्म हो गए हो। अपना मेन टारगेट अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना। एसएसटी आपके सारे सब्जेक्ट्स में सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, और 4 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। विद इन एसएसटी 4 बुक्स आप पढ़ते हो, और इसके अंदर भी हिस्ट्री का पोर्शन सबसे बड़ा। तो अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। इसके अंदर वेस्ट नहीं करना है अपने को कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप पकड़ के बैठे रहे या इस सब्जेक्ट को टफ मान के पूरी तरह इग्नोर कर दे। दोनों ही काम नहीं करने, दोनों एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करनी। हर सब्जेक्ट के साथ अपना एक बैलेंस बना के चलना है। और उसमें एसएसटी का जो पोर्शन है उसके लिए अब देखो, अप्रोच ये रहनी चाहिए, आपके पास एक सिस्टमेटिक तरीका रहना चाहिए कि आप कैसे अपने इस लेंदी पोर्शन को ख़त्म करने वाले हैं। तो लेंदी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, और बट एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ये हो सकता है कि 20 मार्क्स ईच, अपना हर एक बुक की अपनी एक वेटेज जो है वो 20 मार्क्स की है। 80 मार्क्स आपका टोटल ओवरऑल वेटेज है एसएसटी का। इसमें 20 मार्क की हर एक बुक है। तो हिस्ट्री भी आपको 20 मार्क दिलाने वाली है, इकोनॉमिक्स भी आपको 20 मार्क्स दिलाने वाली है। इकोनॉमिक्स जो सबसे एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे इनमें चारों के अंदर सबसे सिंपल, और वी कैन से कि सबसे लेस लेंदी कह दीजिए, कि उतना बड़ा नहीं है सिलेबस उसका इकोनॉमिक्स का। तो ऐसे के अंदर सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक्स में आपको शायद उतना टाइम नहीं लगेगा, हिस्ट्री के अंदर बहुत टाइम लगने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री को ही के ही पीछे एकदम पड़े रहें। सबसे पहले अपने तीनों वो जो 20 मार्क के सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये आप सिक्योर करिए, इनमें कॉन्फिडेंस लाइए। साथ में फिर हिस्ट्री भी डन। हिस्ट्री भी कोई टफ नहीं है, बस बात इतनी सी है कि थोड़ा सा लेंदी है। औरों के कंपैरिजन में इन चीज़ों को वाइंड अप करने में टाइम लग सकता है आपको। ये रिवीजन के टाइम पे भी आपको ये चीज़ महसूस होगी। तो मैं इधर क्या करने वाला हूँ, अपनी इस क्लास का आज का पर्पज़ है कि हम लोग रिवीजन की स्ट्रेटजी या रिवीजन कैसे कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और एक स्पेसिफिक एक चैप्टर उठा के उसके अकॉर्डिंग अपने ये रिवीजन प्लान कर रहे हैं हम लोग, या रिवीजन करके दिखाऊंगा मैं आपको इसी चीज़ का। यहाँ पे ये फुल फ्लेश्ड क्लास नहीं होने वाली, पहले डिस्क्लेमर मैं आपको ये दे देता हूँ कि इधर अगर आपने पहले से चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये चीज़ें लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, क्योंकि इस क्लास का पर्पज़ सिर्फ रिवीजन करना है। तो आप अपने नोट्स या फिर अपनी एनसीईआरटी बुक जो है वो आप अपने सामने खोल के रख सकते हैं। साथ में आप देखोगे तो मैंने अपनी जो रिवीजन शीट है इस चैप्टर की, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। मैंने इसको 2 पार्ट्स कौन कौन से, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में फर्स्ट सेक्शन जो है, हर चैप्टर को हमने 5 से 6 सेक्शंस में बांटा हुआ है। हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे ये चीज़। तो ये 6 सेक्शंस जो फर्स्ट चैप्टर के हैं उनमें हम लोगों ने क्या किया कि इस सीक्वेंस के अंदर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। शॉर्ट क्वेश्चंस एज इन 1 मार्कर और 2 मार्कर। तो ये 1 मार्कर और 2 मार्कर जिन टॉपिक से आ सकते हैं वो मैंने अलग से लिस्ट आउट कर दिए हैं। और दूसरी तरफ है अपने जिन पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है आपको, जिसमें आपने अगर क्लासेस ध्यान से सुनी है अपनी, या फिर अपना स्टडी मटेरियल आपने ढंग से फॉलो किया है, तो आप कर पाओगे। दोनों ही चीज़ों का अच्छे से रिवीजन बहुत ज़रूरी है अगर आप टारगेट करने वाले हो 80 आउट ऑफ 80 इन द मेन एग्जाम एसएसटी के अंदर। तो दोनों पार्ट्स को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। बट सबका एपेटाइट सेम नहीं होता, सबको 80 मार्क्स की अब ज़रूरत सबको होती है। बट बात वो है कि अगर आपके मैथ्स या साइंस के अंदर ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप पहले वो प्रेफर करिए कि वो ख़त्म करके छोड़िए, कि उसके अंदर मतलब यहाँ पे आपकी रिटेंशन मेमोरी जो होती है वो काम कर जाती है, रिकॉल वैल्यू अच्छी होती है इस सब्जेक्ट की, कि जो क्लास के डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। तो मैथ्स और साइंस में जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर फेल होने का डर लग रहा है तो वो पहले अपने वो सब्जेक्ट सिक्योर कर ले। इधर से वो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना जिनमें 1 मार्कर 2 मार्कर आते हैं वो कर ले। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये चीज़ उनके लिए है जो किसी भी कारण से कुछ बीमार हो गए, कुछ भी और इशू हुआ, अपना बेस्ट नहीं दे पाए हैं, बट अब उनको अगर डर लग रहा है फेल होने का तो उनके लिए वो पार्ट। बट अब मैं फुल बात कर रहा हूँ टोटल सिलेबस की। तो टोटल सिलेबस में आप 80 आउट ऑफ 80 टारगेट करने वाले हैं। आई होप मोस्ट ऑफ यू गाइज आर दिस कैटेगरी कि जिनको 80 चाहिए पूरे। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को साथ में लेके चलेंगे हम लोग।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है इस चैप्टर का, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है ये डेफिनेशन सबको क्लियर होगी, अभी तक आपने पढ़ लिया है, इसको अपने नोट्स में पढ़ा होगा आपने। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने लिए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या कलेक्टिव आइडेंटिटी, इसी को बोलते हैं नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म फर्स्ट चैप्टर अपना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड चैप्टर में आप जाके इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ोगे। अभी हम लोग बस इसी पे स्टिक करते हैं। नेक्स्ट एक आपको बुक के अंदर जो एक पेंटिंग दी थी बुक की शुरुआत के अंदर, एनसीईआरटी बुक आप अपनी खोल के देखोगे तो वहाँ पे फ्रेडरिक सोरो की बनाई हुई पेंटिंग्स है। तो इसके ऊपर एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेडरिक सोरो की 4 पेंटिंग्स का सेट है, तो उनके बारे में, ये द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उनकी बुक पेंटिंग का नाम था। वो अपने को फ्रेडरिक सोरो के बारे में याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा अर्नेस्ट रेनन एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे फ्रांस के, तो फ्रेंच फिलोसोफर थे। इन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर अपने कुछ विचार दिए थे, अपनी कुछ थॉट्स दी थी, उनके बारे में इधर आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर के 2nd पेज पे दिख जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला था, रेनन की जो डेफिनेशन थी नेशनलिज्म के बारे में, उस पर मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर ही देता हूँ, ऐसे बीच बीच में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। रेनन क्या बोलते थे कि पहली चीज़ तो नेशनलिज्म क्या नहीं है, उस चीज़ को रेनन ने डिस्कस किया। और क्या नहीं है उस पर रेनन ने बोला कि कौन सी चीज़ नेशन नहीं है। तो रेनन बोलते हैं दैट नेशंस आर नॉट फॉर्म्ड बाय टेरिटरीज, कि कॉमन टेरिटरी हो, आपकी एक फिक्स टेरिटरी है, तो वो गारंटी नहीं है आपके नेशन होने की। आपकी एक कॉमन लैंग्वेज है तो वो भी गारंटी नहीं है। ये बात अर्नेस्ट रेनन बोलते थे। लैंग्वेज है, टेरिटरी है, या आपका कोई कॉमन रिलीजन है, तो भी रेनन बोलते हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है आपके नेशन होने की। रेनन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए आपको 3 मार्कर, तो उसके लिए क्या करना है वो चीज़ मैं इधर बोल रहा हूँ आपको, कि टेरिटरी, लैंग्वेज या रिलीजन, सिर्फ इनका होना आपको नेशनलिज्म नहीं बताएगा या एक नेशन को नहीं बनाएगा। तो क्या चाहिए नेशन होने के लिए? नेशन इज फॉर्म्ड बाय, क्या चीज़ बताते हैं रेनन, अर्नेस्ट रेनन का जो डेफिनेशन है उसमें रेनन बोलते हैं कॉमन स्टोरीज ऑफ ग्लोरी। हर एक कंट्री का, उस कंट्री के अंदर अगर कोई कंट्री नेशन अपने आप को बोल रहा है तो नेशन उस बेसिस पे बोलेंगे कि अगर आपके पास कॉमन स्टोरीज ऑफ ग्लोरी है, आपकी ग्लोरियस स्टोरीज पास्ट की कॉमन है। फॉर एग्जांपल इंडिया की हम लोग बात करें तो क्या हम नेशन है? साउथ इंडिया के अंदर भी महात्मा गांधी के बारे में बातें या उनके बारे में कहानियां जो है वो सुपर पॉपुलर है उधर भी, कि नेशनल, हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने में महात्मा गांधी का क्या रोल था। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी है, तो क्या कॉमन ग्लोरीज ऑफ पास्ट नहीं हुई? भगत सिंह के बारे में क्या नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग जानते हैं सिर्फ और साउथ में नहीं जानते? बिल्कुल, साउथ में भी जानते हैं भगत सिंह के बारे में, नॉर्थ में भी जानते हैं। उसके अलावा हम लोग और बात करें तो अलग अलग जो अपने पास फिगर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स, फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि साउथ से कोई भी आप फेमस अपना, जैसे नॉट ओनली फ्रीडम से रिलेटेड हम लोग कहें कि एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो साउथ से आते थे, उनके बारे में नॉर्थ इंडिया में क्या नहीं जानते बच्चे? तो ये सारी जो कॉमन थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें अपने को बनाती है एक नेशन। वही चीज़ बोल रहे थे अर्नेस्ट रेनन कि ग्लोरी जो है किसी भी कंट्री की वो कॉमन हो तो वो नेशन बनेगा। समझ आई ये बात? तो कॉमन ग्लोरी का होना, इट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट, कि आपका पास्ट बहुत एक लॉन्ग पास्ट है, उसकी एक कॉमन स्टोरी का एक कल्मिनेशन हो, वो एक जगह पे आए और स्टोरीज ऑफ कॉमन ग्लोरी आपके पास हो तो आप नेशन हो। ये चीज़ अर्नेस्ट रेनन बोलते थे। आप उनका वो स्पीच अपनी एनसीईआरटी बुक में से एक बार रीड आउट कर लेना। बहुत ही टफ क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अर्नेस्ट रेनन के बारे में बड़ा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ऑलरेडी वैसे आ चुका है एक क्वेश्चन छोटा इसमें, तो उतना ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस अर्नेस्ट रेनन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? अ नेशन इज नॉट अ टेरिटरी, नॉट मेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज एंड नॉट जस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन रिलीजन या वन कॉमन रिलीजन। तो है क्या? ये चीज रेनन बोलते हैं। आपका जो नोट्स है उस बुक है आपकी, उसकी बुक के अंदर दिखेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉमन ग्लोरीज एंड डीड्स ऑफ पास्ट। डीड्स का मतलब होता है कर्म, कि काम क्या किया है पास्ट में। अगर आपकी कॉमन ग्लोरीज की स्टोरी है, उसके अलावा डीड्स ऑफ पास्ट आपके कॉमन है, तो ये क्या है बेटा? ये आपके लिए एक नेशन क्रिएट कर रहा है। और इसी चीज को बोला जाता है कि डीड्स ऑफ पास्ट, इनके लिए कलेक्टिव टर्म्स एक और यूज किया है। उस कलेक्टिव वर्ड का नाम है सोशल कैपिटल। इसको कॉमन ग्लोरी और डीड्स ऑफ पास्ट को बोला जाता है सोशल
कैपिटल। ये सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक्स के अंदर आप कैपिटल वर्ड सुनते हो। कैपिटल का मतलब होता है किसी की भी एसेट्स, संपत्ति। यहाँ पे वो इकोनॉमिक कैपिटल की बात होती है, यहाँ पे ये समाज की कैपिटल है। ये जो कॉमन ग्लोरीज की स्टोरी होती है, ये हमारे समाज की सोशल कैपिटल है। तो अर्नेस्ट रेनन की ये डेफिनेशन शुरू के अंदर थोड़ी सी इग्नोर की जाती, क्योंकि मोस्टली नहीं पूछे जाते इस सेक्शन से क्वेश्चंस, बट ठीक है, आपको ये चीज़ अब डन रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट रेनन अपना डन। तो ये इसमें वैसे तो ये छोटे क्वेश्चन है, बट इधर इस साइड इसलिए लिख दिए क्योंकि इनका अभी तक कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया, और एक सेट के अंदर आप एक नेशनलिज्म के बारे में, एक फिलॉसफी, एक जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो उनको पढ़ते हैं, तो इस साइड लिखा है मैंने। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट वर्सेस नेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, आपको अपने नोट्स के अंदर आपको ये क्लैरिटी होगी, नोट्स के अंदर या फिर आपने बुक में भी देख सकते हो आप। मॉडर्न स्टेट का मतलब जो नए स्टेट्स बने हैं या पॉलिटिकली मॉडर्न है जो स्टेट्स। एक स्टेट के पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, डेफिनेट टेरिटरी होगी, पॉलिटिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल बाउंड्रीज होगी, तो हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न स्टेट है। उस स्टेट के अंदर डिफाइंड वर्ड होना चाहिए यूज। सेंट्रलाइज्ड पावर होगी कि पावर सेंट्रलाइज है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर किसी बॉडी के पास है जो सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड पावर डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके अलावा क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हो, उसके अलावा सॉवरेन कंट्रोल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉडर्न स्टेट। दूसरी तरफ नेशन स्टेट किसको बोलेंगे, दैट मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड रूलर्स हैव अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस को ही तो नेशनलिज्म बोला था, और उसी से रिलेट आप कर सकते हो कि जब रूलर और पब्लिक का एक कॉमन सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये नेशन स्टेट है। इसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, कि सबकी एक शेयर्ड हिस्ट्री हो जो साझा करते हो लोग आपस में, हिस्ट्री अपना पास्ट सब आपस में साझा कर रहे हैं, तो वो उसको नेशन बनाती है। ठीक है, याद होगा आपको ये चीज़, ये अपने लिए डन रहा, डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। उसके अलावा आइडियाज दैट क्रिएटेड नेशनलिज्म अमंग्स द फ्रेंच पीपल, इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ एक और वर्ड्स जो हैं छोटे छोटे, जो इधर पीछे बात हुई है अपने पास। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको जो न्यू वर्ड्स नाम से बॉक्स दिए हैं बेटा चैप्टर्स के अंदर, उसमें आपको ये मेंशन किए हुए हैं। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट ना हो, जो सेंट्रलाइज्ड हो, जो मिलिटराइज्ड हो और जो रिप्रेसिव हो, तो उनको बोला जाता है कि ये क्या होगी, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को बोला जाता है कि ये एब्सोल्यूटिस्ट होगी। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, CMR, सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव। सेंट्रलाइज्ड का मतलब पावर सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड है उसमें, मिलिटराइज्ड का मतलब उनका खुद का एक मिलिट्री है, आर्मी स्टेट है वो। उसके अलावा रिप्रेसिव है कि लोगों का दमन करे, तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूटिस्ट। मोस्टली मोनार्कीज इस तरह की होती थी पहले पास्ट में। यूटोपिया बोला जाता है वर्ड की जो बहुत ही आइडियल हो, उसके लिए यूटोपिया वर्ड यूज करते हैं। आप लोग अपनी बुक से इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड पढ़ोगे, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, कि इतना अनलाइक ये चीज आइडियल है कि अनलाइकली है कि ये एग्जिस्ट करेगा भी। महात्मा गांधी राम राज्य की संकल्पना देते थे, राम राज्य का एक कॉन्सेप्ट देते थे कि इंडिया के अंदर राम राज्य होना चाहिए, कि जब इंडियंस खुद आज़ादी लेंगे तो राम राज्य से उनका मतलब कोई रिलीजन से रिलेटेड वो नहीं था, वो कॉन्सेप्ट वो था कि जो वेलफेयर स्टेट हो, कि जिसके अंदर सब लोग खुश रहें, खुशहाली हो जिस स्टेट में। तो वो क्या था, वो एक यूटोपिया था। क्योंकि पॉलिटिक्स के चलते कहीं भी कभी भी जब एक इंसान पावर में आएगा तो पावर के साथ में उस पावर के साथ जुड़ी हुई कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी। तो यूटोपिया वर्ड का मतलब क्या हुआ, आइडियल, आइडियलिज्म, आइडियल स्टेट जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट वर्ड आपको अर्नेस्ट रेनन वाले ही उस स्पीच के को जो मेंशन कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ये वर्ड मेंशन हुआ है। उसके साथ कि उन्होंने, अर्नेस्ट रेनन ने एक चीज़ ये मेंशन की थी, अपने को रटने की, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला था कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेशन इज अ डेली प्लेबिसाइट। डेली प्लेबिसाइट का मतलब ये हुआ कि रोज इस चीज पे आपकी कंट्री, अगर आपका ये नेशन है तो वो क्या है कि प्लेबिसाइट का मतलब लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है लोगों को अपने देश के साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा कि आज आप अपने देश के साथ हो, कल नहीं हो, कि कुछ एक मुद्दे पे ऐसी बात आ गई कि जिसपे आप मतलब देश
को अपने ही देश के बारे में गलत बोलने लग गए। तो एक सॉलिडारिटी आपकी रहेगी और डेली एक प्लेबिसाइट होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल होता है वैसे तो, कि आपको किसी एक इश्यू के ऊपर वोट करने का हक मिले तो उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। यहाँ पे प्लेबिसाइट आपने जो बुक के अंदर बॉक्स में डिफाइन किया है न्यू वर्ड्स में, उसमें दिया है दैट द a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal। कि एक देश के लोग जब उनको डायरेक्टली वोटिंग का हक मिले कि आप एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, तो ये आपके लिए प्लेबिसाइट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेबिसाइट क्या है? डायरेक्ट वोट है जिससे लोगों को कोई पॉलिसी एक्सेप्टेड है नहीं या नहीं है, उस चीज के ऊपर वोट होता है, तो वो हुआ प्लेबिसाइट। उसके अलावा जैकोबियन क्लब्स, आगे आ जाते हैं, इधर आता हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। आइडियाज दैट क्रिएटेड नेशनलिज्म अमंग्स्ट द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच लोगों के बीच में कैसे नेशनलिज्म जनरेट हुआ, इस चीज के बारे में बात आपके नोट्स के अंदर हुई होगी, नोट्स में आपने पढ़ा होगा। ये कुछ एक स्टेप्स, ये जो इधर मैंने इधर लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर पैराग्राफ फॉर्म में दिए हैं, इधर मैंने बस उनको थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में लिख दिया है ताकि आसानी से याद रह जाए चीजें। तो ये आइडियाज कौन कौन से हैं जो इधर ये चीज आपके लिए करते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में के दौरान हेल्पफुल हुए थे नेशनलिज्म को जनरेट करने के लिए। तो उन आइडियाज के बारे में अगर बात करें तो आइडियाज ऑफ ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड। तो फादरलैंड का आइडिया, जैसे हमारे यहाँ पे मातृभूमि या मदरलैंड का आइडिया है, भारत माता वर्ड यूज करते हैं हम लोग अपने देश के अंदर नेशनलिज्म फैलाने के लिए। सिमिलरली फ्रांस के अंदर ये ला पैट्री का आइडिया आया। उसके अलावा ला सिटोयन, द सिटीजन, फ्रेंच सिटीजन होने में अपने आप में एक ग्लोरी अटैच की गई थी, उसके बारे में इधर बोला गया, आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन। उसके अलावा न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर जो था उनका, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। उसके अलावा स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। एक नेशनल असेंबली वहां पे क्रिएट हुई, हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, a centralized administrative system was put in place with uniform laws and uniform system of weights and measures was adopted, French became the common language। ये सारी चीजें थी जो फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करेगी। याद रहेगा आपको ये सारे, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। व्हाट वर द आइडियाज बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, कब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये ईयर भी याद रखोगे, 1789। 9th क्लास का आपका टॉपिक होता था फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां पे आप डिटेल में पढ़ते हो। यहाँ पे बस जब जहां 9th का सिलेबस खत्म होता है उसके आगे से इस चैप्टर में कैरी ऑन किया है हमने। जैकोबिन क्लब्स, एक डेफिनेशन आप याद रखोगे। इसके अलावा जैकोबिन क्लब्स वर द क्लब्स फॉर्म्ड फॉर पॉलिटिकल डिस्कशन बाय पॉलिटिकल लीडर्स। जो उधर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे, जो उस टाइम पे पॉलिटिकली अवेयर हो चुके थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, तो उनको बोला जाता था जैकोबिन्स। इनके नाम के पीछे की भी स्टोरी थी, वो 9th क्लास में आपके लगती है, दैट सेंट जैकोबिन्स नाम की जगह थी, वहां से उस चर्च की बिल्डिंग के अंदर ये लोग, जैकोबिन्स कॉन्वेंट होता था, उसमें ये लोग करते थे अपनी मीटिंग, तो उस वजह से नाम पड़ गया और बाद में ये जैकोबिन क्लब्स फॉर्म होने लगे थे फ्रांस में और फ्रांस के आसपास की कंट्रीज के अंदर, जिससे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे वो सारे फैलने लगेंगे पूरे यूरोप में। तो वो एक चीज आपको छोटी सी इधर मैंने एक लिख दी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। ये क्रोनोलॉजी आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे तो आप चीजें बिठा पाओगे अपने दिमाग में। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, उसके बाद रेन ऑफ टेरर हुआ था 1793, फिर नेपोलियंस वॉर्स, नेपोलियन कुछ लड़ाइयां लड़ेगा 1797 ऑनवर्ड्स, और फिर बाद में नेपोलियंस रूल, नेपोलियन का राज चला 1804 से 1814 तक। अपने बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसमें से हम लोग इसकी बात करेंगे नेपोलियन के रूल में, बाकी की चीजें अपने को नहीं बात करनी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बस कौन से आइडियाज थे ये चीज अपने सिलेबस में है जो आप रिवाइज कर चुके हो। उसके आगे की चीजें हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पीछे कुछ छूट ना गया वो चीज देख लेते हैं अपने। तो आइडियाज दैट क्रिएटेड नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच पीपल, वो हमने बात की। जैकोबिन क्लब्स हमने बात की। उसके बाद में एक चीज बस मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया बेटा, हॉब्सी क्या है, बस ऐसे ही सिंपल सा एक वर्ड लिख दिया, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। तो यहां से ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे ये हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो आइडियाज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, ये फैलती चली गई थ्रू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली। इन कंट्रीज के अंदर आगे फैलती चली गई। ठीक है, जैकोबिन क्लब्स फॉर्म हो चुके थे और ये इन कंट्रीज के अंदर फैलते गए।
उसके अलावा नेपोलियनिक कोड। नेक्स्ट, अब जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था कि नेपोलियनिक कोड का मतलब मेरा क्या हुआ, नेपोलियन पावर में आ गया, 1804 से 1814 तक नेपोलियन का राज रहा इधर। तो नेपोलियन के राज के अंदर नेपोलियन के राज में हम लोग कह सकते हैं एक चीज सिंपल सी कि नेपोलियंस रूल में अपने को क्या मिला, कुछ चेंजेस आए थे। नेपोलियन 1804 से लेके 1814 तक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्मी कमांडर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। नेपोलियन अब पावर में आ गया। उसने पावर में आने के बाद में कैसे वो फ्रांस को और आगे लेके जाएगा, या फ्रांस के अंदर ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए उनको कैसे टैकल करेगा, उसकी बात करेंगे। तो नेपोलियन सिविल कोड बोला जाता है इसको। नेपोलियन ने कौन से रिफॉर्म्स किए, नेपोलियन सिविल कोड। तो उसकी अगर बात करें तो ये रहे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को उसने सिंप्लीफाई किया। सबसे पहला काम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड विद यूनिफॉर्म लॉज। उसके अलावा बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस वर एबॉलिश्ड, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव्ड, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। उसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम वर एबॉलिश्ड, गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड एंड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ये सारे आपको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आ गई होगी। बस हाँ, एक ये बात जरूर बता देता हूँ, इसको याद रखने का एक तरीका हो सकता है सारे पॉइंट्स एक साथ याद करने का। ABCEFG, बीच में एक P, मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव्ड। P मीन्स प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया। उसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड एंड फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम वर एबॉलिश्ड, गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अदर चेंजेस बाय नेपोलियन टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट। एक जर्मनी का एक स्पेशल केस वो आता है कि जर्मनी के अंदर जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, इट कंसिस्टेड ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। नेपोलियन क्रिएटेड कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी, ईच ऑफ विच हैड इट्स ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर्स। तो 39 स्टेट्स की एक कन्फेडरेसी क्रिएट की इसने, नेपोलियन ने, ताकि जर्मनी का जो रीजन था, जो प्रशिया वाला रीजन था, उस पार्ट को थोड़ा यूनिफाई कर सके, क्योंकि वहां पे हर एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज थी, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी। तो उसके लिए एक बार काम किसने किया, ये नेपोलियन ने किया। ये भी चीज अपनी बात हुई। इस चैप्टर के अंदर ये जो अपना पहला सेक्शन है, इसमें यही मेन चीजें थी जो हम लोग सारी बात कर चुके हैं। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की थी। प्लेबिसाइट, मॉडर्न स्टेट, नेशनलिज्म, यूटोपिया, एब्सोल्यूटिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द मोनार्की कौन सी थी उधर, बर्बन डायनेस्टी का राज था, टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। वापस अपने इस पे आते हैं। नेपोलियनिक कोड हमने पढ़ लिया, ABCEFG, तो ये अपना डन हुआ ये पार्ट। उसके अलावा लोगों का क्या रिएक्शन था नेपोलियनिक रूल को, आपको याद होगा, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि शुरू के अंदर लोग बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा रेडिली उन्होंने एक्सेप्ट किए नेपोलियनिक मेजर्स को, क्योंकि उससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज कम हो गई, लोगों को लगा लाइफ थोड़ी आसान हो चुकी है। बट ओवर टाइम पॉलिटिकली उनके ऊपर बंदिशें लगने लगी। नेपोलियन बहुत ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट था, फ्रांस की बॉर्डर्स को एक्सपेंड कर रहा था। तो ऐसे में कुछ वॉर्स लड़े जा रहे थे, उन वॉर्स का सारा जो एक भार था वो पब्लिक पे आ रहा था वाया टैक्स, तो टैक्स देना पड़ रहा था जनता को ज्यादा। तो इस तरह की चीजें आने लग गई, तो लोगों का अब एक गुस्सा भी बढ़ने लग गया, किसके अगेंस्ट, नेपोलियन के अगेंस्ट। तो रिएक्शन इनिशियली पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव होता गया। लिबरल नेशनलिज्म की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीच में कुछ एक और वर्ड्स आ गए अपने पास। एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो रिच क्लास, जो टॉप क्लास हुआ करती थी, उसके लिए वर्ड यूज हुआ था। सफरेज का मतलब राइट टू वोट के लिए जो मूवमेंट होते थे उनको सफ्रेगेट मूवमेंट बोलते थे, या सफरेज का मतलब है वोटिंग राइट्स। एलए जो मैंने आपको एक बात अभी बताई थी कि जर्मनी को यूनिफाई करना मुश्किल था, क्योंकि जर्मनी जो कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाया गया था उसमें भी अलग अलग जगह पे ये एलए क्या था, एलए एक क्लॉथ मेजरिंग यूनिट थी। क्लॉथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती थी उसको बोला जाता था एलए। तो
अब उनके मेजरमेंट्स जो थे अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते थे, उस चक्कर में ये बात हुई थी। नेक्स्ट उसके अलावा ज़ोल्वरिन, ज़ोल्वरिन क्या था, एक कस्टम्स यूनियन थी जो फॉर्म हुई थी उस टाइम पे। तो ज़ोल्वरिन का भी आपने आगे इसमें बात की होगी। जो नेपोलियन का जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोड पढ़ते हो उसके बाद में इसकी बात होती है ज़ोल्वरिन की। आगे अब इधर आते हैं वापस। लिबरल नेशनलिज्म एक वर्ड यूज किया है हमने। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? लिबरल नेशनलिज्म लिबर वर्ड से बना था, याद आ रहा होगा आपको, आपने पढ़ लिया होगा अपने नोट्स के अंदर ये चीजें। लिबर का मतलब होता है फ्री। तो ये लिबरल नेशनलिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पास्ट में आया हुआ है 3 मार्कर। उसके अंदर क्या करना था आपको, बस इसके मीनिंग्स बताने थे कि सोशली इसका क्या मतलब है, पॉलिटिकली इसका क्या मतलब था, उसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इसका क्या मतलब निकाला गया था, वो सारी चीजें इसके अंदर आपने पढ़ी होगी। तो ये अपने नेक्स्ट पेज पे हमने वो सारी बातें की हुई है जो अभी देख के आए हैं पीछे हम लोग अपने उसमें। तो ये रहा, जस्ट अ मिनट। अपने नोट्स में अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। एरिस्टोक्रेसी हम लोगों ने अभी जो बोला था कि एलीट और वेल्दी क्लास को डिफाइन करता था, एरिस्टोक्रेसी वर्ड जो था ये उनके लिए यूज हुआ था। उसके अलावा पेजेंट्स फॉर्म्ड अ लार्ज, जो न्यू मिडिल क्लास थी उसके बारे में थोड़ी सी बात हुई है। बस ये कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म के बनने के दौरान अलग अलग जो क्लासेस थी सोसाइटी की उनके बारे में थोड़ी सी बात की थी। मिडिल क्लास आप अगर बुक से रीड करोगे तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है, तो उस पर अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। सफरेज का मतलब है द राइट टू वोट, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में ये राइट टू वोट के लिए अलग अलग तरह से कुछ मूवमेंट्स होंगे, फ्रांस में भी होंगे, पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ा सफ्रेगेट मूवमेंट हुआ था इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें। बट अपने को बस इससे मतलब है कि सफ्रेगेट वर्ड का मतलब है राइट टू वोट। लिबरल नेशनलिज्म की अगर बात करें तो लिबरल नेशनलिज्म में द टर्म लिबरलिज्म कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। लिबर का मीनिंग हुआ फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास इट मेंट द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये नई मिडिल क्लास के लिए ये मीनिंग था। पॉलिटिकली इट मेंट गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। इकोनॉमिकली इसका मतलब था फ्री मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो अलग अलग बाधाएं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पर, उनको हटाना। उसके अलावा सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। क्लैरिकल प्रिविलेजेस को एंड करने के लिए इस वर्ड का यूज होता था। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। तो लिबरल नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा एक टॉपिक और जो रिवीजन के अंदर मैंने लिखा हुआ है वो है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, जिसके कुछ वर्ड्स हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे बात की थी, आपको दिख ही रहा होगा वो चीज। जस्ट अ सेकंड। ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज इन 19th सेंचुरी। जो ऑब्स्टिकल्स थे इकोनॉमिकली यूनाइट करने के लिए, वो क्या थे, वो ऑब्स्टिकल्स, वो बाधाएं क्या थी? इन जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। सबकी अपनी करेंसी थी। एंड वेट्स एंड मेजर्स, सबके अपने वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग थे। मर्चेंट्स सेलिंग देयर गुड्स हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम। जो मर्चेंट्स इन कन्फेडरेशन से पास होते थे उनको हर एक यूनिट पे, हर एक जगह पे जाके ये टैक्स के फॉर्म में 5% अपना कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। उसके अलावा कुछ वर्ड्स यूज जो हुए, एक था एलए, मेजरमेंट यूनिट ऑफ क्लॉथ। ज़ोल्वरिन वाज अ कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। कब फॉर्म हुआ आप याद रखोगे, ये ज़ोल्वरिन इंपॉर्टेंट है बेटा, 1834 के अंदर ये फॉर्म हुआ। उसके अलावा इट वाज जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। दिस यूनियन एबॉलिश्ड द टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। बहुत कम कर दिया इन्होंने कि 30 से ज्यादा पहले करेंसीज चलती थी इस रीजन के अंदर, जिसको सिर्फ 2 तक लिमिट कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंजेस इन 19th सेंचुरी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल्स फॉर जर्मनी क्या थे, वो भी इसमें बात हो ही गई। वापस आते हैं अपने इस पर। इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये हमने बात करी ली, ये डन हुआ अपना। उसके अलावा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या था? कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जो किस में बिलीव करती थी? ये बिलीव करती थी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस में। एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। मोनार्की क्या था? एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन था कि राजा का राज चलेगा, मोनार्की हो सकती है। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स में बिलीव करते थे। ये एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स में बिलीव करने का मतलब कि
कस्टम्स का मतलब होता है तौर तरीके, रिवाज, रीति रिवाज। तो जो पहले के जो ये रीति रिवाज क्या होते थे कि आपके लिए फॉर एग्जांपल सारी पावर जो है सेंट्रलाइज होगी, राजा के पास होगी, और राजा जो है मोनार्क जो है वही न्याय करेगा, जस्टिस वही आदमी करेगा। तो ये सारी चीजों में जो बिलीव करते थे लोग, उनको बोला जाता था क्या, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी इज बेस्ड अपॉन, हम लोग अगर बात करें, इधर भी लिखा है मैंने, ये आपको ये याद रहना चाहिए कौन सी चीजें हैं। आई मींस इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते थे, कस्टम्स के अंदर बिलीव करते थे, उसके अलावा ट्रेडिशंस में बिलीव करते थे। एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इन चीजों में ये बिलीव करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें कंजर्वेटिज्म हुआ, उसके अलावा कंजर्वेटिज्म वर्ड क्यों आया था इधर, क्योंकि नेपोलियन जब ज़्यादा, अभी तक हम लोग नेपोलियन की बात करते आए हैं, तो नेपोलियन जब ज़्यादा पावरफुल हो गया, उसकी पावर बढ़ने लगी, तो आस पड़ोस के जो और कंट्रीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब नेपोलियन को कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज हमारी मोनार्की भी जाएगी। तो ये जो मोनार्कियल ऑर्डर्स थे, जो कंजर्वेटिव किंग्स थे पास वाले, अब वो एक टीम बनाएंगे, और याद रखने का एक तरीका है, वो टीम क्या थी, BRAP, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, ये सारे मिलके अब नेपोलियन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली हरा भी देंगे। नेपोलियन के हारने के बाद में जो दौर आया पावर का, उसको बोला जाता है कंजर्वेटिव पावर्स या कंजर्वेटिज्म का दौर था ये। तो इसके लिए एक सबसे पहले एक तो एस्टैब्लिश हुई वियना कांग्रेस। अब बात यह कि ये वियना कांग्रेस क्या थी, वापस इधर नोट्स में देख लो, वियना कांग्रेस और वियना की ट्रीटी, दो चीजें हैं, दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना सीख लेना। ये रहा इधर, जस्ट अ मिनट। आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 में नेपोलियन हारा, उसके बाद में वियना कांग्रेस एक मीटिंग हुई थी, अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया। मैं जिन कंट्रीज की बात कर रहा हूं जिन्होंने मिलके हराया है नेपोलियन को, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया मिलके एक मीटिंग करेंगे। दिस मीटिंग वाज होस्टेड बाय एन इंपॉर्टेंट पर्सन जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर था ये, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। दे फ्रेम्ड ट्रीटी ऑफ वियना, और यहां पे ये लोग फॉर्म करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना इसके बाद इन्होंने इधर साइन की। ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, इंपॉर्टेंट है, देखो अगर छोटा क्वेश्चन आया तो 1 मार्कर आपको पूछ सकते हैं, व्हाट वाज वियना कांग्रेस, या फिर हु होस्टेड वियना कांग्रेस। ड्यूक मेटरनिक का नाम याद रखोगे। ये ड्यूक मेटरनिक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसके आगे मैं 2 स्टेटमेंट्स भी बताऊंगा। तो मेटरनिक के बारे में आप एक तो ये चीज़ याद रखोगे कि मेटरनिक ने वियना कांग्रेस होस्ट की थी। अभी बता ही देता हूँ, एक मेटरनिक का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब भी कभी फ्रांस छींक भी मारता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। Whenever France sneezes, entire Europe gets cold। मतलब इसका ये था कि फ्रांस के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई तो पूरे यूरोप के अंदर उसका इफेक्ट देखा जाता है, पूरे यूरोप में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। इसी से सारी गाड़ी ये स्टार्ट हुई है। दुनिया के अंदर मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मॉडर्न रूल ऑफ लॉ आने में, राजाओं का राज जाने में, मोनार्कीज खत्म होने में, जिन आइडियाज ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है वो आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकले थे। तो ऐसे में ये जो ड्यूक मेटरनिक का स्टेटमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के अंदर अगर कुछ भी हल्की सी भी कुछ चीज़ हुई तो उसका एक इम्पैक्ट देखा जाता है पूरे यूरोप में। हुआ यही कि फ्रांस के अंदर अभी हमने देखा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद में भी ये पॉलिटिकल आइडियाज़ फैलने लगे थे, हमने पीछे बात की थी, जैकोबिन क्लब्स बनने लग गए थे। तो इस तरह की चीज़ें होगी आगे, अभी और यूनिफिकेशन के टाइम पे और बताऊंगा वो सारी चीज़ में। ये सारा हुआ अपने पास। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो था उन्होंने ये होस्ट की थी वियना कांग्रेस। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ वियना हुई, कब हुई, 1815 में हुई, आप याद रखोगे। ऑब्जेक्टिव था इसका काम, ऑब्जेक्टिव मेन काम क्या था, पर्पस क्या था, टू अनडू द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। Its objective was to undo the changes made by Napoleon and restore the monarchies overthrown by Napoleon in order to create a conservative order। कंजर्वेटिव ऑर्डर, कंजर्वेटिव्स का राज वापस आ जाए यूरोप में, इसके लिए आई थी ट्रीटी ऑफ वियना। आई होप इट इज ऑल क्लियर। आपने खुद अपने नोट से पढ़ोगे, उसके अलावा एक स्टोरी की तरह याद रखो, वियना कांग्रेस हुई। वियना कांग्रेस का पर्पस है कि नेपोलियन के किए हुए सारे कामों को साफ करना और कंजर्वेटिव ऑर्डर एस्टेब्लिश करना। तो ये सारी बात हमने की। नेक्स्ट उसके बाद में इस वियना कांग्रेस के अंदर क्या, वियना की ट्रीटी के अंदर क्या स्टेप्स लिए गए थे उसकी अगर बात करें तो बर्बन डायनेस्टी जो थी इसको
रिस्टोर किया गया। रिस्टोर करने का मतलब ये होता है कि आप वापस ले आए पावर के अंदर। तो सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी, उसके अलावा बर्बन डायनेस्टी वॉज सेटअप इन फ्रांस, वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। उसके अलावा सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप अराउंड फ्रांस सो दैट फ्रांस को कंटेन किया जा सके टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। उसके अलावा प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंट, तो ये प्रशिया का नाम याद रखोगे आप। उसके अलावा नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप एज किंगडम इन द नॉर्थ। नेदरलैंड के अंदर बेल्जियम शामिल कर लिया और बेल्जियम के साथ में इस नेदरलैंड को आपने अलग कर लिया। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। अभी तक सिंपल है इतना पार्ट। एक चीज इंपॉर्टेंट इसके अलावा ये थी दैट जर्मनी जो था उसको अनटच्ड रखा गया, क्योंकि जर्मनी के अंदर कन्फेडरेशन क्रिएट किया है तो थोड़ी आसानी, थोड़ी सहूलियत तो हुई इस बड़े एरिया को मैनेज करने में। तो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली एंड रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। वियना की ट्रीटी के बारे में आपको ये साथ के साथ पॉइंट याद होने चाहिए। कैसे याद रहेंगे? सिंपल है, एक चैनल आता है ESPN, उसी से कुछ एक हम लोगों ने बना दिया BSPN। 4 शुरू वाले तो याद हो जाएंगे। बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, सीरीज ऑफ स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड फ्रांस। नेक्स्ट उसके अलावा हमने बात की कि प्रशिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, और एक लास्ट नेदरलैंड को नॉर्थ के अंदर एक किंगडम के रूप में सेटअप कर दिया, नेदरलैंड इन नॉर्थ। तो ये BSPN। उसके अलावा आपको ये AGR किसी भी तरह से याद रखो। ऑस्ट्रिया को किसको, ऑस्ट्रिया के साथ क्या किया हमने? ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया गया इटली के पास। जर्मन कन्फेडरेशन को तो अनटच्ड रखा ही है। उसके अलावा रशिया वाज गिवन पोलैंड, रशिया को गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड मिल गया। जो 4 कंट्रीज थे जिनकी वजह से नेपोलियन हारा, उन चारों को कुछ न कुछ मिल गया। ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया। ब्रिटेन को हाँ ठीक है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, बट ब्रिटेन उसके उस तरफ था, तो उधर वो अपना पावर कंट्रोल कर रहा था। ब्रिटेन के फायदे की बात यही थी कि फ्रांस को इन्होंने रोक लिया एक्सपेंशन करने से। रशिया को मिल गया पोलैंड, ऑस्ट्रिया को मिल गया इटली, और उसके अलावा प्रशिया जो था इसको अपना वेस्टर्न फ्रंटियर का कंट्रोल मिल गया। क्लियर है? होपफुली ये सारी चीज़ें अभी तक की जो हमने बात की वो याद रहेगी। कंजर्वेटिज्म की जो फिलोसफी की जो आपको डेफिनेशन बताई थी वही चीज़ लिखी है। अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स। तो सिंपल तरीके से हर एक डेफिनेशन पूरी एक एक रट्टा नहीं मारनी है आपको बस कीवर्ड्स दिमाग में रखने। कंजर्वेटिज्म का मतलब इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करेगा, कस्टम्स में बिलीव करेगा, उसके अलावा ट्रेडिशंस में बिलीव करेगा। ऐसे ही हमने पीछे एक पढ़ी थी एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट कौन होते हैं? मोनार्कीज होती है मोस्टली एब्सोल्यूटिस्ट। वो क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड होती है, वो मिलिटराइज्ड होती है, वो रिप्रेसिव होती है। तो एक एक वर्ड उठाओ, उसको बस दिमाग में रखो, उसके अराउंड अपना आंसर बुन दिया करो बस। तो हर एक चीज़ का रट्टा मारना जरूरी नहीं है, रटना जरूरी नहीं है पूरे आंसर्स को। कंजर्वेटिव रिजिम्स वर सेटअप इन 1815। एक हम लोगों ने उधर उसी के अंदर लिखा हुआ है वो नोट्स, अपना जो रिवीजन टॉपिक्स हैं उसके अंदर, कि ये जो कंजर्वेटिव रिजिम्स सेटअप हुई इनके फीचर्स क्या थे। ये चीज़ इधर एक आपके लिए लिखी है मैंने, फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव रिजिम्स। फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव रिजिम्स की अगर बात करें तो इन फीचर्स में ये फीचर्स क्या होते थे कि ये कंट्रोल करती थी, बहुत रिप्रेसिव थी ये कंजर्वेटिव रिजिम्स, वापस मोनार्क्स की तरह। ये जो कंजर्वेटिव रिजिम्स अब सेटअप हुई वियना की ट्रीटी के बाद में, दे वर ऑटोक्रेटिक। पहली बात, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करती थी। उसके अलावा डिसेंट का मतलब किसी के अगेंस्ट आप अपनी बात रख रहे हो, सरकार के खिलाफ ये मोस्टली होता है। ये डिसेंट का मतलब सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना, तो डिसेंट को टॉलरेट नहीं करती थी। उसके अलावा दे सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। जो भी कोई एक्टिविटी उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करेगी, जो भी राजा की या मोनार्क्स की पावर को क्वेश्चन करेगी, उन सब का दमन करते थे ये लोग, उनको सबको रिप्रेस करते थे। आई होप इट इज क्लियर। कंजर्वेटिज्म इज डन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अपने पास आती है, इसके अंदर आप अपने रिवीजन नोट्स में देखोगे ट्रीटी ऑफ वियना हम लोग कर चुके हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है गुसिपी मजीनी। मजीनी कौन था? मजीनी वॉज द, या एक वर्ड जो मैं मेटरनिक के बारे में आपको बोल रहा था कि ये मेटरनिक के 2 स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने अपने नोट्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख गया होगा कि व्हेनेवर फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप गेट्स कोल्ड, ये तो एक स्टेटमेंट। और एक दूसरा स्टेटमेंट था मजीनी के बारे में, दैट मजीनी इज द एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर।
हमारा जो समाज का जो ढांचा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन गुसिपी मजीनी है। ये स्टेटमेंट था किसका? मेटरनिक का। तो मेटरनिक मजीनी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बोलता था, ये याद रखना इस आदमी की बात। इसको मजीनी को बोलता था ये मेटरनिक कि मजीनी जो है वो हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो किसी भी मजीनी के बारे में बात करें तो मजीनी के बारे में आपको एक कमेंट लिखना आ सकता है, शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है, 2 मार्कर या 3 मार्कर। क्या लिखोगे आप उसके अंदर मजीनी के बारे में कि मजीनी कब मजीनी पिक्चर में आएगा, उसकी बात करेंगे। मजीनी का कहाँ से था, कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज का पार्ट था, कौन सी खुद से बनाएगा, वो सारी बातें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ही वॉज बॉर्न इन जिनोआ इन 1807। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। आपको याद क्या रखना है? जिनोआ याद रख पाओगे, बर्थ हुआ है 1807 में। उसके अलावा कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। 2 सीक्रेट सोसाइटी ये खुद से एस्टेब्लिश करेगा। कौन सी? एक तो यंग इटली और एक थी यंग यूरोप। ये इसमें लिखा नहीं है। ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली एंड देन यंग यूरोप। ठीक है, ये 2 इसकी सीक्रेट सोसाइटीज थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, जो इसने खुद ने एस्टेब्लिश की। ये एस्टेब्लिश करने से थोड़ा पहले एक चीज ये भी हुई कि एज अ यंग मैन ऑफ एज 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल। देश निकाला मिल गया था इनको 1831 के अंदर फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया के अंदर एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने की वजह से इनको देश निकाला दे दिया, एग्जाइल दे दिया गया था। मजीनी का एक बिलीफ था दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ईश्वर ये चाहते थे कि देश, उन्होंने बताया कि गॉड ने नेशंस को इंसानों की ये जो मैनकाइंड जो है उसको नापने की यूनिट के फॉर्म में बनाया है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ना कि हम अपनी अब जैसे नॉर्मली कपड़े को नापते हैं, कैसे? मीटर के अंदर नापते हैं हम लोग, या फिर ये लोग LA में नापा करते थे। वेट्स जो है उसको हम लोग केजीज में नापते हैं। सिमिलरली ये कह रहा है कि मजीनी का ये बिलीफ था कि ईश्वर ये चाहते थे, गॉड ये चाहते थे दैट मैनकाइंड जो है उसको नेशंस के फॉर्म में गिना जाए। नेशन जो है वो उनको गिनने की यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल आई और यू आर इंडियंस। मैं इंडियन हूं, आप इंडियन हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से एक यूनिट हुई। जब हम लोग इंटरनेशनल स्टेज पे जाएंगे, कोई अमेरिकन होगा, कोई फ्रेंच होगा, कोई रशियन होगा, तो इस तरह से ये क्या हुई? ये यूनिट्स है मैनकाइंड की। ये बात कौन बोलता था? मजीनी बोलता था। दैट मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इसलिए इटली अब छोटे छोटे स्टेट्स में बट के नहीं रह सकता। ये बात कौन मानता था? ये मजीनी मानता था। आई होप इट इज क्लियर। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिक इसको बोलता था कि ये मजीनी जो है ये हमारे सोशल ऑर्डर का, हमारे समाज का सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो ये बात हुई अपनी मजीनी के बारे में। मजीनी के लिए ही इधर लिखा था ये यंग यूरोप या यंग इटली। आपको पूछ लिया जाए क्या है तो आप बता सकते हो, दे वर द सीक्रेट सोसाइटी सेट अप बाय गुसिपी मजीनी। नेक्स्ट, उसके बाद मजीनी तक डन हम लोग। उसके बाद में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से 1832 तक ये एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला। चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन है ये। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में अगर आपको कमेंट करने के लिए आ जाए तो आप क्या चीज मेंशन करोगे? दैट ग्रीस के अंदर एज ऑफ रेवोल्यूशंस जब स्टार्ट हुई तो उसके बारे में बात अभी हम लोग करेंगे। एक सेकंड। यस, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे पहले 1821 टू 32 तक ग्रीस के अंदर वापस अब एक रेवोल्यूशन का दौर स्टार्ट होने वाला है। मेन वजह क्या था? स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट द ग्रीक बिगेन इन 1821। उस टाइम पर ग्रीस जो था ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था और वहां से अब नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस जो थे वो जो वहां पर एक पॉलिटिक्स अपनी चला रहे थे, जो वहां के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको सपोर्ट मिल रहा था ग्रीस के
बाहर बसे हुए, कुछ तो पुराने ग्रीक के लोगों से जो बाहर जाके बस गए थे, उसके अलावा यूरोप के अंदर लोगों को एक हमदर्दी थी, एक सिंपैथी थी ग्रीस के लिए, क्योंकि ग्रीस को कंसिडर किया जाता था द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये वर्ड याद रखोगे आप, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस वॉज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये वर्ड जरूर याद रखोगे। क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसके अंदर बच्चे बड़े होते हैं। तो उस पालने के फॉर्म में ग्रीस के अंदर सबसे पहले सिविलाइजेशन आई थी यूरोप के अंदर। वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड ग्रीस को कंसिडर किया जाता है। तो ग्रीस का वो इंपॉर्टेंस था, वो सिग्निफिकेंस था, वहां पर ऑटोमन एम्पायर का राज था। तो लोग जो है पॉलिटिकली अपना अब एक मूवमेंट चलाएंगे। नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथी फॉर ग्रीक कल्चर। इसके अलावा एक इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो था उसने फंड्स ऑर्गेनाइज किए, उसके अलावा उसको खुद वॉर में लड़ा भी और खुद की डेथ भी हो गई उसकी इस वॉर के दौरान। अल्टीमेटली ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली वाया द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कब हुई थी? 1832 में। आप याद रखोगे ये चीज। ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस के अंदर ये जो चीज हुई, इसने एक इंस्पिरेशन दे दी फ्रांस के अंदर। अब वापस से एक रेवोल्यूशन का दौर स्टार्ट हुआ। जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस का बोला जाता है, वो आएगा। तो जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अंदर जुलाई रेवोल्यूशन आएगा। तो उसके अंदर क्या हुआ? उसमें सिंपल सा काम ये हुआ कि इन्होंने जो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया हुआ था उसको उखाड़ के फेंक दिया। उसको फेंक दिया, लुई फिलिप को यहाँ पे मोनार्क बना दिया। बट इस टाइम आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि मोनार्क आएगा बट उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल रहेगा। तो ये सारी चीज अभी तक इधर आई। July Revolution of France, Bourbon dynasty was overthrown and liberal revolutionaries and constitutional by the liberal revolutionaries, constitutional monarchy with Louis Philippe was set up. जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से अब होगा ये कि जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम नेदरलैंड। बेल्जियम जो था वो अलग हो गया। और यहाँ पे वो फेमस स्टेटमेंट मैटरनिक का आपकी बुक में मेंशन हुआ है इसके बाद में, दैट व्हेनेवर फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। एंटायर यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है जब भी फ्रांस छींक भी मारता है। तो मैटरनिक का एक स्टेटमेंट ये आप याद रखोगे। उसके अलावा एक फिलोसफी रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म का मतलब हुआ कि कल्चरल मूवमेंट है दैट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। दे जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस and reason and focused instead on emotions, institutions and mystical feelings। ये वही वाली लड़ाई है। 10th के बाद क्या लेना है? आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है। साइंस वाले अपने सब्जेक्ट को बताते हैं, आर्ट्स वाले अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। दोनों जरूरी है। बट रोमांटिसिज्म वही वाली फिलॉसफी थी कि आप बहुत ज़्यादा एज ऑफ साइंस और रीजन के पीछे भाग रहे हो, उसके जगह असली रेवोल्यूशंस क्रिएट करने का काम इमोशंस, फीलिंग्स, पोइट्री, सॉन्ग्स, फ्लैग्स, आर्ट कर रहा है। तो ये वाली लड़ाई जो थी वो रोमांटिसिज्म के थ्रू, एक रोमांटिसिज्म की एक फिलॉसफी उस टाइम पे आई थी। तो इनका यूज आया। समझ में आ रहा होगा आपको होपफुली। रोमांटिसिज्म याद रखोगे, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ particular form of nationalist sentiment that they generally criticized the glorification of reason and science and focused instead upon emotions, intuitions and mystic feelings। EMI याद रखना, ये रोमांटिसिज्म किस पे बेस्ड है? EMI, इमोशंस, मिस्टिक फीलिंग्स, इंट्यूशंस। देखो शुरू के अंदर जब आप पढ़ रहे थे तब आपको शायद ये इस तरह की ये चीप ट्रिक्स अच्छी नहीं लगी होगी कि हाँ हमें तो सीधा याद रह सकता है। बट अब जब कंटेंट ज़्यादा है तो कोई हर्ज नहीं है इस तरह के नेमोनिक्स या छोटी चीज़ें याद रखने वाली, याद रखने में। ठीक है, इमोशंस, मिस्टिक फीलिंग्स एंड इंट्यूशंस। उसके अलावा हम लोगों ने पीछे भी बात की, अलग अलग ऐसी एब्सोल्यूटिस्ट की डेफिनेशन थी। उसके अलावा एक कंजर्वेटिव ऑर्डर की डेफिनेशन थी। तो वहाँ पे इस तरह के आप ये कुछ कीवर्ड्स उठा के उनका कुछ ना कुछ दिमाग में सेट कर लो, जिससे पेपर में ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। बस आप गए, सीधा लिखा अपना आंसर, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो रोमांटिसिज्म डन। उसके अलावा अपने इसमें चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डन, देन जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1830 डन। जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ अपने पास? जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस के चलते हम लोगों ने एक चीज़ देख ली कि जुलाई रेवोल्यूशन के चलते बर्बन डायनेस्टी जो थी उसको तो उड़ा के फेंक दिया, लुई फिलिप को इंस्टॉल कर दिया विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एंड एक काम हुआ, बेल्जियम जो था वो अलग हो गया वापस। रोल ऑफ वर्नैकुलर,
लैंग्वेजेस एंड फोक सॉन्ग्स, ये रोमांटिसिज्म से रिलेटेड ही था। रोमांटिसिज्म हमने बात कर लिया ना पीछे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हमने बात कर ली। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के चलते ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली थी 1832। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कौन था? ग्रीस को बोला जाता है। रोमांटिसिज्म हमने बात कर ही ली। उसके अलावा नेक्स्ट चीज है ये रोमांटिसिज्म की जो फिलॉसफी आई, इसके चलते फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स ये सब प्रमोट होने लगी। दो ये कॉन्सेप्ट आए, दास वॉक और वॉक्साइस्ट, और उसके अलावा पोलोनाइज और मजूरका भी। तो इन वर्ड्स के बारे में आप लोग आगे अपने इसमें पढ़ते हो, यही चीज चलो नोट्स के अंदर देख ही लो फिर जल्दी से। जर्मन फिलोसोफर था एक जॉन गॉट, जस्ट ए सेकेंड, रोमांटिसिज्म से रिलेटेड फिलोसोफर का एक नाम अपने को बुक में दिया है। जब रोल ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड फोक सॉन्ग्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेजेस एंड फोकलोर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पॉलिश लैंग्वेज, एक तो इंपॉर्टेंट चीज इसका जॉन गॉटफ्रीड हर्डर का नाम वैसे उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ठीक है, जो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड फिलोसोफर है तो आप बस इसका JGH का नाम याद रखोगे, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। तो ही claimed that German culture was to be discovered among the Das Volk। दास वोक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब था कॉमन पीपल, ये वर्ड जरूर याद रखोगे। दास वोक का मतलब था कॉमन पीपल, और उसके अलावा इसके बारे में ये बात कर रहा था कि ये हमें जनरेट करना। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस दैट वॉक्साइस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। वॉक्साइस्ट क्या था? ये स्पिरिट ऑफ नेशन, द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, की इस देश की आत्मा कैसे जगेगी, इनसे जगेगी, फोक सॉन्ग से, फोक पोइट्री से, फोक डांसेस से। दास वॉक की हमने बात कर ली, कॉमन पीपल के लिए वर्ड यूज होता था। उसके अलावा रोल ऑफ वर्नेकुलर्स एंड फोकलोर्स, फोकलोर्स का क्या रोल था, वर्नेकुलर्स का क्या रोल था। वर्नेकुलर वर्ड आपने अपने आगे हिस्ट्री के आगे चौथे पांचवें चैप्टर के अंदर वापस पढ़ते हो, ये 5th चैप्टर में। वर्नेकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, नेटिव लैंग्वेजेस को बोला जाता है ये वर्ड। तो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में लिखी हुई स्टोरीज, फोकलोर्स, उन सब का क्या रोल था, वो रोमांटिसिज्म के जस्ट बाद में आप टॉपिक पढ़ते हो, उसके अंदर आपके नोट्स में होगा। लैंग्वेजेस एंड फोकलोर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड। एक एग्जांपल दिया है रशिया और पोलिश का, कि पोलैंड रशिया के पास चला गया था, आपको याद होगा, हमने वियना की ट्रीटी में देखा था। तो जब पोलैंड उधर चला गया तो पोलिश लैंग्वेज के ऊपर एक तरह से की एक लिमिटेशंस लगने स्टार्ट हो गए थे उधर। तो पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर इन पोलैंड। पोलैंड के अंदर हर जगह पे रशियन लैंग्वेज इम्पोज की जा रही थी। तो अब पोलिश नेशनल्स जो थे वो अपने जो ये फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस वगैरह थे उनको एक वेपन बनाएंगे। पोलोनाइज एंड माजुरका उसके एग्जाम्पल थे। पोलोनाइज एंड माजुरका ये फोक डांसेस थे यूज्ड एज पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट रशियाज हेजेमनी, या रशियाज जो भी रिप्रेशन था रशिया की तरफ से उसको काउंटर करने के लिए इसका यूज होता था। ठीक है, तो ये था। उसके अलावा आप 5th चैप्टर में एक वापस पढ़ोगे, जर्मनी के अंदर ग्रिम ब्रदर्स, ये नाम आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे, ग्रिम ब्रदर्स। ग्रिम ब्रदर्स ने फोक टेल्स इकट्ठी की थी घूम घूम के और उन फोक टेल्स को पब्लिश किया। वहां पे प्रिंट वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ोगे, लेकिन इनका मेन रोल ये था कि जर्मनी के अंदर ये जो पूरा टोटल वो जो एरिया था जिसके अंदर हमने बोला कि कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, उस एरिया के अंदर थोड़ा नेशनलिज्म की फीलिंग्स को राइज किया जाए, उसके लिए काम किया था। तो ये ग्रिम ब्रदर्स की भी याद रखोगे आप, 5th चैप्टर में पढ़ते हो इनको। ठीक है, तो ये हुआ रोल ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड फोक सॉन्ग्स। और अब एक वापस रेवोल्यूशंस का दौर स्टार्ट चल ही रहा है अपना, एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला है अपने चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 1848 से एक नया एज ऑफ रेवोल्यूशन का दौर स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग कि दो पैरेलल्स चलेंगे इस रेवोल्यूशन में 1848 ऑनवर्ड्स। एक तो होगा रेवोल्यूशन ऑफ पुअर और दूसरा होगा रेवोल्यूशन ऑफ मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा ना इस 48 के रेवोल्यूशन का, उसमें आपको दिखेंगे दोनों की चीजें पूरी हो रही है। गरीब जो चीज मांग रहे थे वो भी पूरी होगी, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो मांग रही थी वो भी पूरी होगी। देखते हैं कैसे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो रहेगा, कहाँ गया ये रहा, जस्ट 1848 रेवोल्यूशन ऑफ पुअर, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ये दो पार्ट में हम लोगों ने इसको, एक नोट्स में आपको अपनी बुक के अंदर तो ये पैराग्राफ फॉर्म में दिखेगा, इधर मैंने थोड़ा सा टेबल फॉर्म में किया हुआ है उसको, ताकि आसानी से समझ में आ जाए आपको। तो एक सेकेंड।
हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। यस, 1848 से जो रेवोल्यूशंस का दौर स्टार्ट हुआ उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पुअर के रेवोल्यूशन की। गरीबों की तरफ से जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसमें क्या था, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इंक्रीज अक्रॉस द यूरोप लेड टू इंक्रीज ऑफ फूड प्राइसेस। फूड प्राइसेस बढ़े तो उसकी वजह से एक साथ में एक ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट की फसलें अच्छी नहीं हुई। इट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पेजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। उनके ऊपर जो देनदारियां थी वो तो वैसे की वैसे बनी हुई थी। तो ऐसे में पुअर जो थे 1848 के अंदर एक रेवोल्यूशन करेंगे। ऑल दिस सिचुएशन लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म। ये पॉपरिज्म मैंने अलग से उधर लिखा हुआ है, वो ये जरूर याद रखोगे। पॉपरिज्म इज द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी की स्टेट जो होती है उसको बोला जाता है पॉपरिज्म। पीपल रिवोल्टेड एंड एज रिजल्ट, लोगों ने रिवोल्ट किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, लुई फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, लुई फिलिप को भगा दिया। National Assembly was formed which proclaimed a republic. It granted suffrage to all adult males above 21, guaranteed them right to work. उसके अलावा national workshops were set up to provide employment. अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि गरीबों का इशू क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था, भूखमरी थी। जो पॉपरिज्म की स्टेट आ गई थी वो थी। लेकिन ये बीच में हमने कुछ चीजें ये भी देखी कि नेशनल असेंबली भी सेटअप कर दी इन्होंने, वॉज फॉर्म्ड विद विच प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक। सफरेज राइट्स की बात हो रही है। ये गरीबों का एक तरह से ठीक है डिमांड कर सकते थे, लेकिन ये आइडियाज किसके थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के, क्योंकि वो लोग भी पैरेलल में एक रेवोल्यूशन कर रहे थे। उनके रेवोल्यूशन में क्या हो रहा था, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर एंड अनएम्प्लॉयड, अ रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास आल्सो टुक प्लेस। नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड। इसका रिजल्ट क्या हुआ इस मिडिल क्लास के रेवोल्यूशन का, नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड विच प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट्स मेल अबाउट 21, जिन एडल्ट मेल्स की एज 21 से ज्यादा थी उनको सफरेज दे दिया। सफरेज यानी राइट टू वोट। गारंटीड द राइट टू वर्क, नेशनल वर्कशॉप्स वर सेटअप। आपको दिखेगा ये दोनों कॉमन ही लिखी है मैंने। तो आउटकम था 1848 के रेवोल्यूशन का, वो कॉमन है दोनों में से, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसके बाद में अगर बात करें तो इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जस्ट अ सेकेंड, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, liberal middle classes combined their demands for constitutionalism. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो डिमांड थी नेशनल यूनिफिकेशन के साथ, वो भी ये लोग राइज करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, यहां से अगर आपको रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स तो आप इजीली मेंशन कर दोगे, दैट पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, रिवॉल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज आल्सो गोइंग ऑन। तो इसके अलावा इसका आउटकम क्या हुआ वो भी आप याद रख सकते हो। दूसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक ये मेंशन कर सकते हो, बेटा आसान है ये, रट्टा नहीं मारना इसका भी वापस वही। पोलैंड, यहां से पोलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगेरी हो गया। सिंपल ऐसे ही कुछ भी वर्ड बना सकते हो आप। तो उन कंट्रीज के अंदर ये रेवोल्यूशन की आग फैलेगी। यहां पे भी अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नेंस की डिमांड बढ़ेगी। लुई फिलिप को भगा दिया ना इन्होंने, मैंने दिखाया था आपको ये मोनार्की, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इधर, अभी जुलाई रेवोल्यूशन के बाद से यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, जो अब खत्म कर दी फ्रांस वालों ने। और जो बात मेटरनिक ने बोली थी कि व्हेनेवर फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप गेट्स कोल्ड, पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है जब भी फ्रांस छींक भी मारेगा। फ्रांस ने छींक मार दी और ये अब पूरे यूरोप में फैलेगा अब ये रेवोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। देन उसके बाद आप जब नोट्स में अपने देखोगे ये चीज, तो नेक्स्ट अपने लिए क्या टॉपिक है इसमें, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स हमने देखा, रेवोल्यूशन ऑफ पुअर हमने देखा, रेवोल्यूशन इन जर्मनी। नेक्स्ट उसके बाद 1848 के अंदर ही जर्मनी के अंदर एक रेवोल्यूशन दिखेगा अपने को इन द जर्मनी और जर्मन रीजन्स। उसकी अब जब बात करते हैं हम लोग तो large number of political associations came together in the city of Frankfurt. फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, याद रखोगे ये चीज। तो जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट में अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस आई एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली।
एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली इन्होंने फॉर्म की ऑन on 18th May 1848. These elected representatives marched in a festive procession to take place in Frankfurt Parliament, convened in Church of St. Paul. ये जरूर याद रखोगे, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे कन्वीन हुई थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल। कब हुई थी? 1848, 18th May। इस डेट को भी याद रखना बेटा जरूरी है, आपको इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखोगे। यहां से जर्मनी के यूनिफिकेशन का पहला फेल्ड अटेम्प्ट है ये, उसका ये सिग्निफिकेंस है, इसलिए इसको इतना डिटेल में मेंशन किया है हमने कि 1848 के जो रेवोल्यूशन आए फ्रांस से, उनके बाद में जर्मनी के अंदर एक सीरियस अटेम्प्ट हुआ था जर्मनी को यूनिफाई करने का, या जर्मनी के अंदर मोनार्क एक रूल सेटअप करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, जो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो उस सेंस में इसकी एक यूटिलाइजेशन है। ऑन May 18, 1848, these elected representatives marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament, convened in Church of St. Paul. They drafted a constitution for German nation to be headed by monarchy subject to parliament. Constitutional monarchy चाह रहे हैं ये जर्मनी में। Frederick Wilhelm IV was the king of Prussia. He rejected it and opposed the elected council. उसके अलावा इलेक्टेड असेंबली को अपोज करेगा। सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। थोड़े टाइम बाद ये जो मूवमेंट, ये जो चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का डिमांड जो चल रही थी, ये मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया, बिकॉज द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। क्योंकि इस पार्लियामेंट के अंदर भरे हुए थे मिडिल क्लास, रेवोल्यूशन कर रहे थे गरीब लोग, दोनों के बीच में दोनों की डिमांड्स अलग थी, और उसके चलते एक कॉम्बिनेशन बैठा नहीं, धीरे धीरे मूवमेंट का बेस खत्म हो गया। सोशल बेस जो था, जो गरीब लोग सड़कों पर रेवोल्यूशन कर रहे थे, उनका सपोर्ट चला गया और ये रेवोल्यूशन धीरे धीरे खत्म हो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। तो ये जर्मनी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने का एक फेल्ड अटेम्प्ट था। कब? 1848 में। अब अगर आगे बात करें हम लोग, इसके अलावा और क्या टॉपिक रहा अपना? जस्ट रेवोल्यूशन इन जर्मनी हम लोगों ने देख लिया 1848 के रेवोल्यूशन के साथ में, वो हमारा डन, रेवोल्यूशन इन जर्मनी। देन कंक्लूजन और रिजल्ट ऑफ 1848 के रेवोल्यूशंस, इनका रिजल्ट ये हुआ, देखो जो चीज जर्मनी वाले चाहते थे वो उनको मिली तो नहीं, बट स्टिल कॉन्करर को, जो ये इनका मोनार्क था, उस मोनार्क को एक आइडिया हो गया कि लोग अब रिवोल्ट कर सकते हैं, तो उसको एक सेंस ऑफ पीपल्स विश मिल गया। तो उसके बाद में अब कुछ इंप्रूवमेंट्स होगी इधर, कि वो राजा जो है थोड़ी डील देगा, कि थोड़े काम करेगा जो लोगों के लिए हो, तो लोगों के फायदे के लिए इधर लिखा नहीं है, बट मेनली चीज वही थी कि दैट जर्मनी के अंदर अब कुछ रिफॉर्म्स लाए गए जर्मनी, और उसके अलावा राजाओं को, जो मोनार्क्स थे, उनको एक चीज पता चल गई कि ये जो नेशनलिज्म है वो लोगों को यूनाइट कर सकता है। इसका यूज आगे बढ़ के अब होगा। कंक्लूजन यही था दैट इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप इंट्रोड्यूसिंग, ये मोनार्कीज जो थे इन्होंने कुछ चेंजेस स्टार्ट कर दिए करना। उसके अलावा इधर मैंने ये नोट्स के अंदर शायद मेंशन किया नहीं है, यस इधर हमने वो मेंशन नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, आपको अपने नोट्स में दिख जाएगी वो चीज। नोट्स के अंदर आपको ये सिंपल सा मिल जाएगा दैट कंक्लूजन यही था दैट ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज बिगेन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस दैट ऑलरेडी टुक प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑलरेडी नेपोलियन पहले ही ले आया था उधर, वो सारी चीजें अब यहाँ के मोनार्क्स लाने लग गए, क्योंकि उनको आइडिया हो गया कि यहाँ पे भी कुछ चीजें उल्टी पुल्टी हो सकती है इन रेवोल्यूशन के चलते। सफडम को जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अबॉलिश करने की कोशिश की, बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया गया, उसके अलावा हंगरी को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कंडीशन ऑफ विमेन विद इन लिबरल्स।
ये जो लिबरल्स रेवोल्यूशन कर रहे थे इनके अंदर कुछ विमेन भी थी, विमेन का भारी सपोर्ट था इनको, बट विमेन को इक्विवेलेंट पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, तो विमेन के हक की बात उतनी नहीं हुई। ये एक कमी थी इस जर्मनी का जो ये फेल्ड रेवोल्यूशन वाला अटेम्प्ट था उसके अंदर, कि विमेन जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी, बट उनके बारे में कुछ ना तो पार्लियामेंट के अंदर आगे बात हुई, लार्ज नंबर ऑफ विमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस बट दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स, एंड इन असेंबली दे वर ओनली एडमिटेड एज ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर की फॉर्म में उनको, कि बस देख सकते हो आप, हिस्सा नहीं ले सकते असेंबलीज के अंदर, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वगैरह हुई थी उनके अंदर। तो ये चीज़ एक विमेन के लिए थोड़ा सा, विमेन का जो मूवमेंट था उसके लिए एक वो था कि विमेन ने पार्टिसिपेट तो किया बट उनको कंसिडरेबल पॉलिटिकल पावर नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डन, सॉरी जस्ट मिनट, हमने अभी ये कंडीशन ऑफ विमेन विद इन लिबरल्स डन किया। चेंजिंग यूटिलिटी ऑफ नेशनलिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज बीच में एक ऑब्जर्वेशन है, दैट पहले नेशनलिज्म का काम क्या होता था, राजाओं के अगेंस्ट लोगों को जोड़ने के लिए नेशनलिज्म का काम था। अब हो ये रहा था दैट अर्लियर नेशनलिज्म वाज यूज्ड फॉर डेमोक्रेसी एंड लिबरल रिफॉर्म्स, पहले सिर्फ ये लिबरल रिफॉर्म्स के लिए यूज हो रहा था नेशनलिज्म, अगेंस्ट मोनार्कीज के अगेंस्ट। बट नाउ आफ्टर 1848 किंग्स को, ये मोनार्क्स को ये बात समझ में आ गई कि इसका यूज किया जा सकता है, यूज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर इंक्रीजिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अपने आप को, अपने पार्ट्स को यूनिफाई करने के लिए अब ये लोग ट्राई करेंगे, उसी नेशनलिज्म का सहारा लेंगे मोनार्क्स, जिसकी वजह से ये इतना परेशान हुए हैं अभी तक। स्टोरी स्टार्ट होती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है ये बेटा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन जिसकी बात करते हैं, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इनसे। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो इन 1848 मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन, बट वो फेल हो गए थे, याद आ रहा होगा आपको 48 के अंदर, बट दे वर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। मोनार्की ने मिलिट्री का सहारा लिया और इनको दबा दिया, सपोर्टेड बाय द जंकर्स। ये वर्ड याद रखोगे, जंकर्स कौन थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे, लार्ज लैंड ओनर्स को बोला जाता था जंकर्स। इन जंकर्स ने इनको दबा दिया, प्रशिया के थे ये जंकर्स। बेसिक वही चीज है कि इनके पास जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनके पास अपनी एक फोर्स होती थी, उसकी हेल्प से इन्होंने जर्मनी का जो अर्लियर रेवोल्यूशन था, पुराना 1848 वाला जो रेवोल्यूशन था, उसको दबा दिया। बट नाउ प्रशिया अंडर द किंग काइजर विलियम वन टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब एक मोनार्क खुद ट्राई करेगा कि चलो यूनिफाई कर दिया जाए इस पार्ट को। इट्स चीफ मिनिस्टर, और ये जिम्मेदारी दी इन्होंने ओटो वॉन बिस्मार्क को। बिस्मार्क को ये जिम्मेदारी मिली, जो चीफ मिनिस्टर थे। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको छोटा, आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन कौन था, ओटो वॉन बिस्मार्क था। ही टुक हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेगा, प्रशियन आर्मी की भी हेल्प लेगा। 3 वॉर लड़ेगा ये इन 7 years। बिस्मार्क फोर्ट 3 wars ओवर 7 years विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 7 साल के अंदर 3 लड़ाइयां लड़ेगा और अल्टीमेटली कंप्लीट करेगा जर्मनी का यूनिफिकेशन। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग काइजर विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट हॉल ऑफ मिरर्स इन सिटी ऑफ वर्साई। सिटी ऑफ वर्साई के अंदर ये हॉल ऑफ मिरर में काइजर विलियम को डिक्लेयर किया गया 1871 के अंदर जर्मन एम्परर। द न्यू स्टेट फोकस्ड अपॉन, ये काम भी दिए आगे कि इन्होंने क्या किया फिर, फोकस्ड अपॉन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। क्योंकि अब जर्मनी यूनिफाई हो चुका है, पहले अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग जुडिशियल सिस्टम था, अलग अलग करेंसी चल रही थी, बैंकिंग सिस्टम अलग अलग था, तो उनको यूनिफाई करने के बाद जर्मनी में ये स्टेप होंगे। याद रख पाओगे, जर्मनी के यूनिफिकेशन से रिलेटेड अपने को क्या करना है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन, पहली बात तो कौन था किंग, कौन पहला, सबसे पहले सिंपल सी बात 1848 के अंदर एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ था जिसमें फेल हो गए ये लोग। सेकंड, उसके बाद में अब उनका जो किंग है काइजर विलियम वन, काइजर विलियम वन जो है ये एक एफर्ट लेगा जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। और क्यों कर रहा है, ताकि अपनी पावर इंक्रीज की जा सके। तो ये अब एफर्ट लेगा और उसका जो मेन इस काम को सौंपा गया वो था आदमी का नाम ओटो वन बिस्मार्क।
ओटो वन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर था जिसको इन्होंने ये काम सौंपा। इसको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इसके बारे में हमने आगे पढ़ा ये ओटो वन बिस्मार्क ऑफ, और इसने प्रशियन आर्मी की और उसके अलावा ऑर्थो जो इनकी ब्यूरोक्रेसी थी उसकी हेल्प ली। एक इंपॉर्टेंट चीज़ पीछे जंकर्स हमने पढ़ा था, जंकर्स कौन है? लार्ज लैंड ओनर्स है। उसके अलावा बिस्मार्क के पास ये पावर आई कि बिस्मार्क को ये जिम्मेदारी मिली तो ये 3 वॉर लड़ेगा DAF, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ। कब? 7 साल में 3 बार ये वॉर लड़ेगा, 3 वॉर लड़ेगा और अल्टीमेटली अपना यूनिफिकेशन पूरा करेगा 1871 में जाके। रशियन किंग काइजर विलियम वन को प्रोक्लेम किया गया जर्मनी का एम्परर, जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट हॉल ऑफ मिरर्स, वर्साई के अंदर। देन न्यू स्टेट फोकस्ड अपॉन करेंसी, बैंकिंग एंड उसके अलावा जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। जर्मनी के बाद में अपना अगला आपने नोटिस किया ही होगा, ये जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ अपना डन। उसके अलावा इटली का यूनिफिकेशन, वहाँ पे काउंट डिवोर और गैरिबाल्डी का रोल देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उधर छोटे वाले क्वेश्चंस पे वापस आ रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा उधर रह गया अपना। पोलोनाइज और मजूरका तक हम लोग कर चुके थे। पोलोनाइज का मतलब था, पोलोनाइज और मजूरका क्या थे? फोक डांसेस थे, कहाँ के? पोलैंड के, अगेंस्ट रशियन रिप्रेशन। देन उसके बाद पॉपरिज्म, पॉपरिज्म वाज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी की जो स्टेट होती है उसको बोला जाता है पॉपरिज्म। सिलेसियन अपराइजिंग, सिलेसियन अपराइजिंग, सिलेसिया, ये 1848 रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर आप पढ़ते हो अपने बुक में, उसके साथ में एक आपको सेक्शन दिया हुआ है। सिलेसिया के अंदर वीवर्स की एक अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। अपराइजिंग का मतलब एक तरह का एक छोटा सा रिवोल्ट था, वो एक छोटा सा केस आप खुद से पढ़ोगे। सिलेसिया की अपराइजिंग किससे रिलेटेड है? बस वीवर्स से रिलेटेड है। कहाँ पे? ये सिलेसिया में सिलेसिया के अंदर सिलेसियन अपराइजिंग, आपने नोट्स के अंदर आपको मिली होगी ये चीज़। जस्ट सेकंड मैं देख लेता हूँ अगर मैंने इधर मेंशन की है तो, अदरवाइज आप बुक में देख सकते हो अपने। यस, इधर मेंशन नहीं की हुई सिलेसियन अपराइजिंग, तो ये आपको खुद से करनी पड़ेगी बेटा। सिंपल सी चीज़ है कि सिलेसिया के अंदर एक अपराइजिंग हुई थी, एक रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ वीवर्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। और इसके बारे में एक जर्नलिस्ट का नाम और याद रखोगे, विल्हेल्म वुल्फ, उसने इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और बुक से रीड कर सकते हो आप, छोटा क्वेश्चन उससे बन सकता है सिलेसिया की अपराइजिंग से। देन उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और क्या चीज़ है, उधर बात करें तो सिलेसिया की अपराइजिंग अपनी डन। और एक मिनट, सिलेसियन अपराइजिंग हमने कर लिया। फेमिनिस्ट, विमेन राइट्स के बारे में डिमांड करने का काम करने वाले लोगों को बोलते हैं फेमिनिस्ट, जो इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। बहुतों को ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि फेमिनिस्ट का मतलब फीमेल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ फीमेल राइट्स नहीं, इक्वल फीमेल राइट्स। ये ऐसा नहीं कहेगा कोई भी फेमिनिस्ट कि विमेन को ज़्यादा पावर दो, वो बस ये कह रहा है कि जितनी मेल को पावर है उतनी फीमेल को भी पावर हो, ये फेमिनिस्ट है। तो और एक और दूसरा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि फेमिनिस्ट सिर्फ फीमेल हो सकती है, नहीं, आप मेल हो या फीमेल हो, आप फेमिनिस्ट हो सकते हो। फेमिनिस्ट का मतलब जो विमेन राइट्स की, इक्वल विमेन राइट्स की बात कर रहा है उसी को फेमिनिस्ट बोलेंगे। उसके अलावा आइडियोलॉजी का मतलब एक बिलीफ के अंदर मतलब कुछ आइडियाज़ के अंदर बिलीफ होना, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने उसमें दी है। उसके अलावा जंकर्स हमने बात करी ली, जंकर्स कौन थे? बिग लैंडलॉर्ड्स थे। उसके अलावा आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। आगे चलते हैं हम लोग इटली के यूनिफिकेशन पे, एक सेकेंड, यस। Unification of Italy. Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was controlled by or ruled by इटली का जो ट्रेडिशनल प्रिंसली हाउस था उससे। उसके अलावा यहाँ पे द नॉर्थ ऑफ इटली वाज अंडर ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग, हमने बात की थी उधर, याद आ रहा होगा आपको, वियना की ट्रीटी के अंदर ऑस्ट्रिया को दे दिया था इटली का हिस्सा। उसके अलावा द सेंट्रल पेपल स्टेट्स was ruled by the Pope and the southern regions were under Bourbon kings of Spain। हमने ये बात की थी, आपको बुक के अंदर अपना इटली का एक ये मैप इस तरह का दिखेगा, उसके अंदर आपको एक चीज़ दिखेगी कि नॉर्दर्न इटली किसके पास है, ये है
ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास। उसके अलावा सेंट्रल इटली को बोला जाता था, ये पेपल स्टेट्स है, पोप के पास होते थे, और साउथ इटली जो था उसके ऊपर राज चल रहा था। साउथ इटली जो था ये एक और इनके मोनार्की का ही राज इधर चल रहा था वापस। तो यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है अपनी अब इटली के यूनिफिकेशन की। इटली ये वाला सॉरी साउथ वाला था स्पेन वालों के पास, स्पेन का जो बर्बन किंग्स थे उनके पास ये एरिया था साउथ इटली का। रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 अंडर मजीनी, मजीनी ने उधर याद आ रहा होगा आपको लिगुरिया के अंदर अटेम्प्ट किया था रिवोल्ट, उसके बाद फेल हो गया, उसके बाद उसने 2 रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज बनाई, वो सारी चीज वो ये इटली का फेल्ड अटेम्प्ट था, इटली को यूनिफाई करने के ऊपर फेल्ड अटेम्प्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं अभी की, तो अभी इधर क्या हुआ, सार्डिनिया पाइडमोंट जिसमें इस रीजन के अंदर जिसमें इटली का प्रिंसली हाउस राज करता था, तो उसकी जब बात करते हैं तो विक्टर इमैनुअल II जो था वो किंग था, और उन्होंने जैसे वहां पे काइजर विलियम ने ये एफर्ट लिया था, यहाँ पे विक्टर इमैनुअल II ये एफर्ट लेंगे इटली को यूनिफाई करने के लिए, और ये जिम्मेदारी देंगे किसको, कैवोर को। इनका काउंट डी कैवोर इनका चीफ मिनिस्टर था। रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन वांटेड यूनिफाइड इटली बिकॉज इट ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से हुआ है ये, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो वो भी इनका पर्पज है ही, ऑब्वियस सी बात है। चीफ मिनिस्टर था इनका काउंट डी कैवोर। काउंट डी कैवोर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली। ही वाज नीदर रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ही वाज अ मेंबर ऑफ रिच एलिट क्लास। अब देखो एलिट क्लास का मेंबर है और ये इनको यूनिफाई करने के लिए अब कैवोर जो है वो अटेम्प्ट लेगा। अब कैवोर रिच क्लास का है तो डायरेक्ट खुद रेवोल्यूशन नहीं कर रहा, ये ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेगा, ये डिप्लोमेटिक अलायंसेस करेगा। किसके साथ? फ्रांस के साथ। ऑस्ट्रिया को हरा दिया, फ्रांस के साथ अलायंस किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, नॉर्दर्न इटली अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, याद रहेगा ये सबको। नॉर्दर्न इटली वाला पार्ट जो था, जो हमने अभी बात की, इस पार्ट में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हरा दिया, हराने के बाद में अपने कवर में ले लिया। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स कॉल्ड रेड शर्ट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गैरिबाल्डी। अब गैरिबाल्डी पिक्चर में आया। तो इटली के अंदर कौन कौन सी पर्सनैलिटीज की हमने बात कर ली बेटा? एक तो किंग की बात कर ली, किंग कौन है इनका? इधर हमने बात कर ली विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II की हमने बात की, ये रहा, ये लिखा। उसके अलावा हमने बात कर ली काउंट डी कैवोर की जो चीफ मिनिस्टर है, और एक रेड शर्ट्स का लीडर कौन? गुसिपी गैरिबाल्डी, ये इनको लीड करेगा। अब लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, रेड शर्ट्स कौन थे? ये आर्म्ड वॉलंटियर्स ऑफ गैरिबाल्डी हैं। ठीक है। In 1860, they marched into the South Italy and the kingdom of two Sicilies with the support of local peasants. They defeated the Spanish rulers. Kingdom of two Sicilies भी बोलते थे इसको। और यहाँ पे ये जो साउथ इटली की जो मैं बात कर रहा था, साउथ इटली के अंदर गैरिबाल्डी के वॉलंटियर्स रेड शर्ट्स इटली को यूनिफाई करने के लिए इनको हराएंगे, स्पेनिश फोर्सेस को। और हराने के बाद में सिंपल सी चीज है, नॉर्थ इटली आ गया आपके पास, साउथ इटली आ गया, बीच वाला पार्ट बचा हुआ है जिसको बोला हमने पेपल स्टेट्स। इन 1861 ये नॉर्थ और साउथ जीत लिया। उसके बाद इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड किंग इटली का एम्परर। बट इन 1860 और बाद में 1867 के अंदर गैरिबाल्डी जो है इनको अपने रेड शर्ट्स को लेके रोम में भी जाएगा। रोम जो कैथोलिक चर्च का गढ़ था वहां पे, और इन सेंट्रल इटली टू फाइट द पेपल स्टेट्स विच वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच। फ्रेंच जो पहले इनके साथ आए थे नॉर्दर्न इटली जीतने के लिए, लेकिन अब फ्रेंच इनके अगेंस्ट है, तो अब यहाँ पे ये फ्रेंच सपोर्ट के साथ आएगा, गैरिबाल्डी जीत लेगा। ड्यूरिंग द वॉर विद प्रशिया, फ्रांस विथड्रू इट्स ट्रूप्स फ्रॉम रोम एंड पेपल स्टेट्स वर फाइनली जॉइंड टू इटली। फ्रांस की एक अलग लड़ाई चल रही थी प्रशिया के साथ, तो उस वॉर के चलते वो लोग इधर से ही अपनी आर्मी खींचेंगे और पीछे से इटली यूनिफाई हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। इटली का यूनिफिकेशन सिंपल स्टेप्स में दिमाग में रखो, क्लियर। क्या पर्पस क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स और पॉलिटिकल डोमिनेंस। उसके अलावा क्या काम करेंगे? राजा का नाम याद रखो, मोनार्क कौन है यहाँ पे? विक्टर इमैनुअल II। किसको देगा जिम्मेदारी? कैवोर को दी, काउंट डी कैवोर को। और काउंट डी कैवोर कौन है? ये एलीट क्लास का मेंबर है, ये अमीर आदमी है, खुद कोई गरीबों की तरह रेवोल्यूशन नहीं करेगा। तो क्या कर रहा है ये करेगा अलग अलग ट्रीटीज, साइनिंग्स करेगा, फ्रांस के हेल्प लेगा, फ्रांस के साथ एक ट्रीटी साइन की और हेल्प लेके उनकी हरा दिया नॉर्दर्न इटली के अंदर। किसको? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को। नॉर्दर्न इटली जीत लिया। अब बाकी का काम करेगा गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन है? गैरिबाल्डी है रेड शर्ट्स का लीडर। रेड शर्ट्स कौन है? रेड शर्ट्स इनके लिए एक वॉलंटियर आर्मी थी एक तरह की। ठीक है, तो वॉलंटियर आर्मी कौन सी? रेड शर्ट्स। उनका लीडर
लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, आर्म्ड वॉलंटियर्स याद रखोगे ये वर्ड। आर्म्ड वॉलंटियर्स का लीडर, रेड शर्ट्स का लीडर गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी इनको लीड करेगा। ये लोग अब जाएंगे, पहले तो साउथ इटली जीतेंगे, साउथ इटली में स्पेनिश को हरा देंगे, और फिर बाद में सबसे पहला काम तो यही करेंगे साउथ इटली जीतते ही कि अब विक्टर इमैनुअल को क्लेम कर दिया इन्होंने कि ये हमारा राजा रहेगा, इटली का एम्परर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 1867 के अंदर इनको पेपल स्टेट्स भी जीतने थे, लेकिन वहां पे पोप, और पोप को सपोर्ट कर रही है फ्रांस की आर्मी। बट फ्रांस का हुआ कि प्रशिया के साथ झगड़ा चल रहा है, तो फ्रांस जैसे ही पीछे हटा, गैरिबाल्डी अपने रेड शर्ट्स को लेकर अंदर घुसा, जीत गए, इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट, इजी। डन। नेक्स्ट, गुसिपी गैरिबाल्डी के बारे में अगर आपको शॉर्ट नोट मिल जाए कभी लिखने के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। Giuseppe Garibaldi was born in a family engaged in coastal trade and he was a sailor in the merchant navy. Merchant navy के अंदर sailor था। Family was born in a he was born in a family engaged in coastal trade. In 1833 he met Mazzini. He also joined Young Italy movements and participated in Republican uprising in Piedmont in 1834. याद होगा सार्डिनिया पाइडमोंट हमने बात की है, इटली के अंदर सबसे पहले शुरू के अंदर इनमें ही राज चल रहा था विक्टर इमैनुअल का, सार्डिनिया पाइडमोंट। Then the uprising was suppressed and Garibaldi had to flee to South America where he lived in exile till 1848. In 1854 he supported Victor Emmanuel II in his efforts to unify the Italian states and led the famous expedition of thousands to South Italy. South Italy जीतेगा पहले, उसके बाद his volunteer army was popularly called as Red Shirts. ये भी बात हमने की, Garibaldi led an army of volunteers in Rome to fight the papal states. क्लियर है, सबसे सिंपल चीज है ये। देन उसके बाद स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूके का स्ट्रेंज केस क्या था? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की जब बात करेंगे अभी हम, तो ये क्या केस है? ब्रिटेन इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ब्रिटेन के अंदर नेशन स्टेट का फॉर्मेशन was not a result of any revolution. रिजल्ट कोई रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, रेवोल्यूशन नहीं थे इधर। इधर क्या था? इधर अपने को दिखेगा कि अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, और एक तरह की एक बिना रेवोल्यूशन के, बट जो सबसे बड़ी पावर थी उसकी दादागिरी के चलते ये हुआ। दादागिरी कैसे? ब्रिटेन की दादागिरी, इंग्लैंड की दादागिरी, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट की दादागिरी। वो कैसे? वही चीज हमने आगे बात की। बिफोर 18th सेंचुरी प्राइमरली 4 एथनिक ग्रुप्स वर लिविंग हियर। 4 एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से थे ये? इन 4 एथनिक ग्रुप्स की जब मैं बात करता हूं तो ये थे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश। आज भी आप देखोगे ना यूके के अंदर, तो यूके के अंदर काउंट किए जाते हैं बेटा 4, NEWS, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, उसके अलावा वेल्स और एक स्कॉटलैंड। यहां पे बस नॉर्दर्न आयरलैंड की जगह आप आयरलैंड याद रख लो। शुरू के अंदर ये था कि आयरलैंड आयरिश स्पीकिंग, आयरिश एथनिसिटी वाले लोग थे, उसके अलावा स्कॉटिश एथनिसिटी के, उसके अलावा वेल्श थे, वेल्स वाले, उसके अलावा इंग्लिश थे। तो ये 4 तरह की एथनिसिटी के लोग इधर रहते थे। द इंग्लिश स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। इंग्लिश की पावर बढ़ गई और अल्टीमेटली हुआ ये कि they were able to extend influence over the other nations of the island. In 1688 the English Parliament took control away from the monarchy. मोनार्की से अपना कंट्रोल छीन लेंगे कौन? इंग्लिश मोनार्की। एक सेकेंड, they were able to extend this control। और अब हुआ ये कि इंग्लिश जो थे वो सबसे पहले तो पावर में आ ही गए। मोनार्की को हटा के सबसे पहले 1688 के अंदर द इंग्लिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल अवे फ्रॉम द मोनार्की। 1707 का एक मेजर इवेंट याद रखना चाहिए आपको। अब एक्ट ऑफ यूनियन आया और इस एक्ट ऑफ यूनियन से बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ये वर्ड याद रखोगे, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 की वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। इसके अंदर कौन शामिल है? इसके अंदर इंग्लैंड शामिल है, इसके अंदर स्कॉटलैंड शामिल है, ठीक है। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड जो है ये
आ गए 1707 में साथ में। आफ्टर दिस द इंग्लैंड इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय, अब यहाँ पे आपने ऐड कर लिया, उसके बाद आप अपनी हेजेमनी चला रहे हो, मतलब इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी उसने अपना पूरा एक इन्फ्लुएंस इनके ऊपर इम्पोज किया। उसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग मेंबर्स ज़्यादा थे इनकी पार्लियामेंट में, उस ऑब्वियस सी बात है, और स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, डिस्टिंक्ट कल्चर था, उसको दबाया गया। इट्स इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली रिप्रेस्ड, कैथोलिक स्कॉटिश वर ऑप्रेस्ड बाय द प्रोटेस्टेंट सपोर्टेड बाय इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर इंग्लैंड वाले जो थे ये प्रोटेस्टेंट चर्च को सपोर्ट करते थे। क्रिश्चियनिटी की दो ब्रांचेस, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स थे, पुराने थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में जो बने उनको बोला गया प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लिश जो थे ये प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो करते थे, और ये इंग्लिश अब यहाँ से स्कॉटिश कैथोलिक्स को सप्रेस करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आयरलैंड। आयरलैंड वॉज अ डीपली डिवाइडेड। आयरलैंड को जो था उसके अंदर एक कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच की लड़ाई थी। इंग्लैंड वाले आएंगे, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर देंगे, और कैथोलिक्स को वहां भी दबा दिया गया। इन अ रिवोल्ट in 1798 led by Wolfton and his secret society United Irishmen। ये वुल्फटॉन की सीक्रेट सोसाइटी का नाम याद रखोगे, यूनाइटेड आयरिशमैन। इट वॉज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स ने दबा दिया इसके रिवोल्ट को। आयरलैंड वॉज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इन 1801, और अल्टीमेटली इन दिस ब्रिटिश नेशन इंग्लिश कल्चर एंड लैंग्वेज वॉज द मोस्ट डोमिनेंट। इसके कुछ नए सिंबल्स आए। न्यू ब्रिटेन को बोला गया कि द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक जो था वो आ गया। उसके अलावा द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग ये जनरेट किया गया। ये सारे कुछ चीज़ें थी बेटा। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को बताती हूँ, मैंने बहुत जल्दी में किया ये कवर, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि अब ज़्यादातर पार्ट आपको खुद को ही याद रखना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बस आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, उसके अलावा थोड़ी मेहनत आपको खुद को करनी ही पड़ेगी। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, पहले आप इंग्लैंड की एथनिसिटीज़ के बारे में बात करते हो, इस एरिया की एथनिसिटीज़, 4 तरह की एथनिसिटीज़, स्कॉटिश की बात करते हो, वेल्श की बात करते हो, आयरिश की बात करते हो, उसके अलावा इंग्लिश की बात करते हो आप, ठीक है। तो ये एथनिसिटीज़ थी। इनमें 1688 के अंदर इंग्लिश जो थे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, ज़्यादा पावरफुल हुए। उन्होंने मोनार्की हटा के पार्लियामेंट के कंट्रोल में ले लिया सब कुछ। हटा ही नहीं कि पावर जो थी वो पार्लियामेंट के पास आ गई, मोनार्की वहीं रही, मोनार्की रही बट असली पावर पार्लियामेंट के पास आ गई 1688 में। नेक्स्ट 1707 के अंदर ये लोग स्कॉटलैंड को शामिल करेंगे और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एस्टेब्लिश कर देंगे 1707। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं 1707 वाले एक्ट का नाम जरूर याद रखोगे, एक्ट ऑफ यूनियन। इससे ये बन गए थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड के कल्चर को, स्कॉटलैंड के रिलीजन को, स्कॉटलैंड के अंदर जो भी उनकी कल्चरल लाइफ थी उसको रिप्रेस करेंगे। देन जाएंगे आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड में लड़ाई चल रही थी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में, ये जाके प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर लेंगे। आयरलैंड के अंदर भी वापस वही काम, अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश कर देंगे। एक आयरलैंड के अंदर एक छोटा सा एक रिवोल्ट हुआ था वुल्फटॉन का। वुल्फटॉन का जो रिवोल्ट था वो 1798 में हुआ था, उसको सप्रेस कर दिया इंग्लैंड वालों ने। आयरलैंड को भी फोर्सफुली यूके का पार्ट बना लिया 1801 के अंदर। और बाद में इन्होंने, इसके बाद में ये सब हो गया, उसके बाद में अब आप एक फ्लैग ले लो, इसके बाद में एक नेशनल एंथम ले लो, सब लोग अपनी अब से नेशनलिज्म बिल्ड करेंगे। तो इनका उल्टा केस हुआ है। बाकी जगहों पे पहले नेशनलिज्म बिल्ड हुआ, उसके बाद यूनिफाई हुए। इनका केस स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि इन्होंने पहले यूनिफाई कर लिया, जैसे तैसे यूनिफाई कर लिया, जबरदस्ती किया, बट उसके बाद में आपने एक नेशनलिज्म क्रिएट कर लिया। कैसे? कुछ सॉन्ग्स, कुछ फ्लैग्स के थ्रू, वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चैप्टर के अंदर नेक्स्ट हिस्सा है अपना एलिगोरीज का। एलिगोरी क्या होता है कि किसी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट करना, उसी को बोलते हैं एलिगरी। तो एलिगरी का आइडिया एक्सप्रेस किया गया। उसके अलावा व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन, अ थिंग, इट इज कॉल्ड एलिगोरी। एलिगोरी के अंदर हर एक सिंबल्स के कुछ मीनिंग्स होते हैं। फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट्स इन 18th and 19th century। और टू पर्सोनिफाई, ये पर्सोनिफाई करने के लिए, नेशंस को पर्सोनिफाई करने के लिए, एक पर्सन की फॉर्म देने के लिए, एक शेप देने के लिए ये एलिगोरीज फॉर्म की जाती थी। मरियान फ्रांस की एलिगोरी थी, जर्मेनिया जर्मनी की थी। इनके जो अलग अलग फीचर्स है बेटा वो आप खुद से याद करोगे। कुछ मीनिंग्स है कुछ सिंबल्स के, वो आपको बुक में दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। छोटे एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। ब्रोकन चेन्स का मतलब बीइंग फ्री। क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब हीरोइज्म, हीरो या किसी मतलब अलग अलग अपने लीडर्स के लिए ये लोग हीरोइज्म का जो फीचर था उसको क्राउन ऑफ ओक लीव्स से दिखाते थे। स्वॉर्ड जो था वो रेडीनेस टू फाइट को दिखाता था। उसके अलावा रेज ऑफ राइजिंग सन जो थी वो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, कि नया एरा स्टार्ट हो रहा है, उस चीज़ को दिखाते थे, राइजिंग ऑफ सन। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ को दिखाता था। उसके अलावा एक ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड,
वॉज विलिंगनेस टू मेक पीस। ये सिंबल्स जरूर याद रखोगे। ये अपना ये पूरा चैप्टर था। और कुछ बचा इसमें, एक छोटी सी चीज लास्ट के अंदर, हाँ बिल्कुल लास्ट सेक्शन एक और है, इंपीरियलिज्म क्या है। व्हेन अ पावरफुल कंट्री एस्टैब्लिशेस इट्स कंट्रोल ओवर अ वीक कंट्री, जब कोई पावरफुल कंट्री अपना कंट्रोल किसी वीक कंट्री के ऊपर एस्टेब्लिश कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंपीरियलिज्म। और कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं करना है इधर, यहां पे बात एक ये भी है कि आप उनको इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म। जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया वो क्या था, वो कॉलोनियलिज्म, और वो ऐसा ही कई जगहों पे कर रहे थे, एक एम्पायर बना के कर रहे थे, तो ये था इंपीरियलिज्म। बाल्कन्स एक एरिया था, ज्योग्राफिकली बोला जाता है कि जो मेडिटेरेनियन के ऊपर का जो रीजन है उसको ये बोला जाता है Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina। ये कंट्रीज के नाम आप इनमें से कुछ याद रखो, 4-5, अगर जरूरत पड़े ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि व्हाट वर द बाल्कन्स, तो बाल्कन्स वो एक एरिया था। इस एरिया के अंदर शामिल कंट्रीज के नाम बताए आपने। स्लाव्स, इनमें रहने वाले लोगों को बोला जाता था स्लाव्स। इनहेबिटेंट्स ऑफ बाल्कन रीजन वर कॉल्ड स्लाव्स। देन अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर आपने पढ़ा था, ये चीज पहले भी सुना होगा कहीं, कि वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ऑटोमन एम्पायर जो था ये डिसइंटीग्रेट हो रहा था। तो बाल्कन वर्ल्ड वॉर शुरू होने के टाइम पे, तो ठीक है, बाल्कन एम्पायर जो था इसमें डिसइंटीग्रेशन थी। टर्की के अंदर जो ऑटोमन एम्पायर था उसके बारे में बात हो रही है, और ये बाल्कन रीजन में भी इन्हीं का कंट्रोल था। ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट शुरू हुआ, उसके चलते अपने को दिखेगा कि अब एक चीज़ ये होगी कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी जिनको हम लोग बोल रहे हैं ये बाल्कन नेशंस, इनमें स्टार्ट हो गई बिग पावर राइवलरी। बिग पावर राइवलरी का मतलब अलग अलग कंट्रीज, बड़े कंट्रीज इधर आ गए और अपने इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट के लिए इन छोटे कंट्रीज का यूज करने लगे, जिससे ये वाली कंट्रीज जो थी इनके अंदर एक इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। और ये बाल्कन एरिया जो था ये बहुत एक्सप्लोजिव बन गया, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज के वॉर्स चल रहे थे। इन वॉर्स को कंट्रोल अल्टीमेटली बिग पावर्स कर रही थी, बट लड़ाई तो इन्हीं में लड़ी जा रही थी। और ये इतने सारे, ये जो मैंने कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज के नाम लिखे हैं इधर, इन कंट्रीज के बारे में इधर मैंने मेंशन किया ही है। Balkan region became very explosive because of the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans and the disintegration of Ottoman Empire. Simultaneously, a fierce competition started among the big European powers for trade, colonies, and naval and military supremacy during this era. This big power rivalry resulted in sequence of wars in the region, ultimately culminating in the outbreak of First World War, जो ultimately lead किया First World War को। एक यहाँ पे लास्ट में एक छोटी सी चीज और है, जो एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट्स थे, इंपीरियल पावर्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट चले, उनके चलते अपने को एक चीज दिखेगी कि नेशनलिज्म फॉर्म होगा कॉलोनीज में, जैसे कि इंडिया के अंदर भी एंटी इंपीरियलिज्म के चलते हम जिसे आज इंडिया बोलते हैं वो बना। आपने 1857 के रिवोल्ट के बारे में सुना होगा। उस टाइम पे इंडिया में अलग अलग जगहों पे रिवोल्ट चला एक, उस टाइम कोई इंडिया था भी नहीं। बात ये आपको इस तरह से समझनी है कि इंडिया एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह नहीं था। कहीं पे मराठों का राज है, कहीं पे, मतलब उससे पहले से ही मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि जब अंग्रेज इंडिया आए थे उस टाइम पे कहीं पे मराठों का राज है, कहीं पे अपने को दिखेगा कि राजस्थान में राजपूतों के राज है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डायनेस्टीज सेटअप है, काम कर रही है अपना। इसी के अंदर कोई यूनिटी नहीं। अंग्रेज आए, इसी का फायदा उठाएंगे। 1857 के अंदर जब अंग्रेजों के अगेंस्ट सबसे पहली बार एक कलेक्टिव फॉर्म में एक रिवोल्ट की स्टार्ट भी हुई, तो उसमें भी सब अपने अपने इंटरेस्ट लेके आए हुए थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हमारा एक कलेक्टिव यूनिफिकेशन भी हो सकता है क्या। तो बात यही है कि ये यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जब हमने अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ा होना स्टार्ट किया, एंटी इंपीरियलिस्ट मेजर्स लेने स्टार्ट किए, तो वहां से हम लोग यूनिफाई हुए। और वो चीज़ आप पढ़ते हो चैप्टर 2 में। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लेंदी, जितना मैं नहीं चाहता था उतना एक्स्ट्रा चला गया है, बट ये रिवीजन आप थोड़ा ढंग से करोगे। ये जो शीट थी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस ये रहा, ये कुछ लिखा हुआ है @pivot study, इसके ऊपर इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगी। इसके अंदर एक बार चेक कर लेते हैं अपना कुछ रह तो नहीं गया हो। यस, चेंजिंग यूटिलिटी ऑफ नेशनलिज्म हमने बात कर ली थी कि नेशनलिज्म पहले किस यूज में आता था, बाद में किस यूज में आने लगा। पहले यूज था नेशंस लिबरल आइडियाज को फैलाने के लिए नेशनलिज्म का यूज हो रहा था मोनार्क्स के अगेंस्ट। बाद में मोनार्क्स ही यूज करने लग गए इसको अपने नेशंस को यूनिफाई करने के लिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ाने के लिए।
देन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने स्टडी किया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, काउंट डी कैवोर, गुसिपी गैरिबाल्डी, ये सब हमने स्टडी की, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की स्टडी की, एलिगोरी फीचर्स ऑफ मेरियान जर्मनिया पढ़ा, सिंबल्स पढ़े, इंपीरियलिज्म बाल्कन्स, स्लाव्स वाइडेड बाल्कन्स बिकम एक्सप्लोजिव, और लास्ट में एक बिग पावर राइवलरी इन बाल्कन्स, ये भी पढ़ा। उसके अलावा इधर हमने ये वाले जो पार्ट हैं इसमें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कौन था? जर्मन का ओटो वन बिस्मार्क। एलिगरी, रेड शर्ट्स, ये सारी बातें हमने की है। एलिगरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ आइडियाज, आइडिया को पर्सन की फॉर्म में प्रेजेंट करना एलिगोरी है। उसके अलावा रेड शर्ट्स हम लोग बात कर ही चुके हैं। रेड शर्ट्स कौन थे? गैरिबाल्डी की आर्मी थी, जो वॉलंटियर आर्मी थी और आर्म्ड आर्मी थी, वॉलंटियर, आर्म्ड वॉलंटियर्स ऑफ गैरिबाल्डी, उनको बोला रेड शर्ट्स। मरियान जर्मेनिया हम लोग बात कर ही चुके हैं। एलिगोरी ऑफ फ्रांस थी मरियान। जर्मेनिया जर्मनी की एलिगोरी थी। बाल्कन्स वो रीजन था मेडिटेरेनियन के ऊपर वाला जिसके कंट्रीज के नाम लिखे हुए थे पीछे। स्लाव्स इनके इनहेबिटेंट्स जो लोग वहाँ रहते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में फाइट हुआ, मेनली इन कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। अलग अलग कंट्रीज के नाम और वो सारी चीज सेकेंड चैप्टर में देख लेंगे। ये अपना रिविजन था, थोड़ा इसमें डिटेल में चला गया। अगली क्लासेस अगर होगी तब मैं ये ध्यान रखूंगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को कम लिया जाए डिस्कशन, बट होपफुली ये एनरिचिंग होगा आपके लिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे आपको वापस। तो अभी के लिए अभी इस चीज़ को मैं अपलोड कर ही दूंगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अपना ये जो रिविजन शीट है, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अच्छे से करिएगा। थैंक यू।